नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए आपको ले चलते हैं बस्तर, जहां पर एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 की तरफ से एक आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है मिशन 26। सुकमा जिला से जी सर, अब तो डेडलाइन अभी तो आ रहा है नक्सली समाप्त होने की डेडलाइन। अब 31 मार्च तक अमित शाह गृह मंत्री के आदेश पर कार्रवाई चल रहा है, तो ये हो सकता है। जी सर। सर, ये तो नक्सली समाप्त होने का निर्णय बहुत अब नजदीक आ गया है। जी सर, ये मेरा क्या बोलने चाहेंगे, एक पैर का एक खरे गुट्टा ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन चला वहाँ पर। जी सर। ये 20, 21, 22 दिन चला ऑपरेशन में। ये बीजापुर और बीजापुर हो गया, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये 3 जिला मिला के एक बड़ा एंटी ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 21 दिन का। हम लोग 2 मई को निकले थे। 2 मई से वहाँ करेगुट्टा ऑपरेशन में बहुत बड़ा लगभग 60 किलोमीटर दूर से जी जवान पूरा घेरा किए थे। लगभग 15-16 हजार जवान वहाँ कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी, ये सब चारों तरफ से घेरे हुए थे। वहाँ बहुत बड़े नक्सली के क्रेडर वहाँ छुपे हुए या पहले से बने हुए थे बोल के पूरा घेरे हुए थे। सर, वहाँ सब तरफ से घेरे हुए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चारों तरफ से आगे बढ़ते चले गए, तो हर जगह आईडी बिछाए हुए थे नक्सली। नक्सली ऐसे हर दिन में एक जवान का तो आईडी ब्लास्ट होता था। ऐसे 4-5 दिन हो गया, 8 दिन, 9वां दिन तक हम लोग पूरा वो करेगुट्टा ऊपर तक, पहाड़ी ऊपर तक चढ़े थे। जी सामान तो कहीं पहली बार हम लोग कभी इतना डंप नहीं देखे। अच्छा। लगभग तो 10-12 ट्रक से कम नहीं मिला सामान। नक्सलियों जो साहित्य है वो भी बरामद आपने किया। कुछ सामान वो बनाने का सर, और उन लोगों का खाने पीने का व्यवस्था, तो जी इतना सामान कैसे चढ़ा है वो पता नहीं, उतना पहाड़ी के ऊपर में। जी और लांचर से तो पूरा खत्म हुआ। जी बाकी नक्सली किधर से निकले वो भी पता नहीं चला सर। लगभग नक्सली का वहाँ तादाद 400-500 की तादाद में पहले से जी जी बोले थे, लेकिन बोलते हैं क्या बोले, बीजापुर एक पुजारी कांकेर से सर, जी उधर से एक नाला था। बाकी जो मतलब हम लोग पहाड़ के ऊपर में चढ़ने के बाद फिर उन लोग उधर से निकले। बोले निकलने के बाद क्या हुआ सर, लॉन्च खत्म हो गया। वहाँ होने के बाद लगभग 31 नक्सली को ढेर कर दिए। जी राजन जी 31 नक्सली को ढेर कर दिए। फिर वहां से लॉन्च पूरा इधर से आए, आदेश आया, तो अब ऑपरेशन खत्म हुआ बोले। फिर वहां से सब पहाड़ी सब धीरे धीरे उतरते फिर हम लोग पुजारी कांकेर, बीजापुर बोलते वहां उतर रहे थे, तो एक आईडी बहुत बिछाए हुए थे। बाकी तो डिफ्यूज कर दिए थे सर। तो सर हम लोग तो कई तरफ से निकल रहे थे, हर जगह तो बिछाए हुए थे। तब मेरा पैर उसमें चला गया तो मैं उड़ गया, लगभग 10 मीटर तक फेंका गया। देख रहा हूँ तो मैं मेरा पैर में तो नहीं है, बंदूक देखी वो पता नहीं किधर उड़ा, पता नहीं। बचाओ बोला, फिर एक जवान पीछे से फिर उठा के फिर वो पहाड़ी के ऊपर फिर चढ़ा दिया। 10-20 मीटर के ऊपर में, 100 मीटर के नीचे से ऊपर चढ़ाए पहाड़ी के ऊपर में। तो वहां से फिर चोपर आए, चोपर से बुलाने के बाद फिर सीधा हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किए हॉस्पिटल। जी बहुत ही आप जो घटनाक्रम बता रहे हैं, यकीन मानिए कि हम सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि हम कल्पना नहीं कर सकते। मेरा हॉस्पिटल लूंगा तो ले जाओगे तो बचूंगा, नहीं बचूंगा तो फिर नहीं ले जाएंगे तो फिर शायद मैं मर भी सकता हूँ। अपने अधिकारी को वो बोल भी लिया था, जी कुछ नहीं होगा बेटा, आपको तो पहुंचा ही लेंगे हम लोग। ये तो पहुंचने वाला हेलीकॉप्टर इससे पहले से तैनात है। जी पहले से हुई तैनात किए थे बीजापुर जी कैंप मन में। तो 1 घंटा के आसपास मेरा को 1-1.5 घंटा लगा रायपुर पहुंचाने में। जी तब मैं सक्सेस, ऑपरेशन होने के बाद सक्सेस हो गया सर। और जब ऑपरेशन इनका हुआ
और उसके बाद भी देखिए इनका जो जज्बा है उसमें कोई कमी नहीं है। एक बार फिर से इनके लिए मैं चाहूंगा आप सब जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आज भी हमारे बीच में पहुंचे हैं इस गवाही को देने के लिए। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं राजेंद्र जी की आपकी जो हिम्मत है उसकी हम तो सब दाद देते ही हैं, लेकिन ये जब पूरा घटनाक्रम आप नैरेट कर रहे थे हमें भी सिहरन हो रही थी कि इतनी बड़ी घटना हुई और उसके बावजूद भी कोई जवान है जो आज भी इस मंच पर मौजूद है और लाल सलाम से लोहा लेने की हिम्मत रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमसे बात करने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं बड़ी क्षति ये जो नक्सल ऑपरेशंस हुए हैं उनमें हुई है। जब फील्ड पर होते हैं सर परिवार में भी मेरा काफी फिक्र नाम होती है। पंजम जोग है सर। जी सर। सुकमा जिला का हूँ। जी सर 2023 को न्यू कैंप खुलाने गए थे गोल्लापल्ली सिस्टरम से, जी और सलातों गए थे जी दिसंबर को 10 तारीख को रात 10 तारीख को 11 तारीख को रात को निकले सर। जी 10-11 बजे रात को निकले, गोल्डन किए। सुबह गोल्डन करने के बाद जहाँ का पूरा फोर्स इधर उधर जी। पूरा जगह बहुत जगह हाइडी बिछाए थे सर। उसको निकालते निकालते बहुत टाइम लग गया। जी फिर रात हो गया, जहाँ का बेहोश हो गए। जी फिर तीसरे दिन सुबह फिर 15 दिन रुकना है सर हम लोग को वहाँ पे जी कैंप बनते तक। फिर वहाँ पे मोरसा लगाने के लिए वहाँ पे सवेरे हमको बता दिए कि मोरसा यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगाओ, जी कभी भी अटैक हो सकता है बोल के थोड़ा थोड़ा पत्थर उठा रहे थे। तभी मेरा फायर लग गया। उसके जी। बाद उड़ गया पूरा, मेरे को आता पता नहीं, होश भी नहीं था उसके बाद। फिर उसके बाद हमारा एसपी साहब आए और उठा के सीधा ट्रैक्टर में एम्बुलेंस में डाल के सीधा वो दुगमार का कैंप फिर लेके गए। जी वहां से सीधा रायपुर लेके आए सर। जी उसके बाद मेरे को पता है नहीं कि दुगमार का सोपार में डालते समय मेरे को उतना ही याद था। जी वो एकदम पानी पियास लग रहा था। पानी मांग के देखा, हमारे जवान को पानी नहीं दिए, जी मर जाओगे बोल के। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उसके बाद तब फिर पायलट लोग हुए पीते, पायलट वाले लोग को पानी मांगा, मर जाओगे पानी मत पियो, मरने से मैं मरूंगा, देव पानी बोले से 2 ढक्कन पानी पिलाने से बिल्कुल ऐसा कैसा मेरा बिल्कुल। और आज इसी जज्बे को सलाम करते हुए हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप सभी करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें हमारे आज के मुख्य अतिथि जी का। और थोड़ी देर में समय होगा कि जब उनसे भी इस मंच पर हम उनका विजन जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, जैसे कि बताया जा रहा है कि बहुत कठिन तो होता ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब परिवार में भी बहुत चिंता होती है, आप सभी फील्ड पर तैनात होते हैं, इस तरह की घटना जब घट जाती है, कितना फिर से मुश्किल होता है वापस ड्यूटी पर वापसी करना? क्या वो माइंडसेट आप लोगों का रहता है? जैन सर आपको जय हिंद। मेरा नाम संतोष मुरम है जी आप कह रहे थे कि ड्यूटी के बारे में। जी हम जब ड्यूटी गश्त जाते हैं, जी घर परिवार पूरा चिंता में रहते हैं। हम्म, बेटा यहाँ जिंदा पहुंचे, यहाँ कैसे जी। नक्सली के साथ अगर मुठभेड़ होगा तो इधर उधर से जान तो चले जाता है सर। उनके पास भी आता रहता है, हमारा पास भी आता रहता है। हम उनको समाप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार भी स्पष्ट कह दिया कि आत्मसमर्पण करिए। उन लोग नहीं करने की वजह से हम जाके उनको पकड़ के लेने का चक्कर में उनको गोली चलाना पड़ता है, उनका भी जान चले जाता है। हम ड्यूटी जाते वही है, अगर हम चिंता नहीं रहता है, हम जिस जगह जाते हैं उसमें हिम्मत लगा के जाते हैं, उनको मार गिरा के लाते हैं, जो भी बॉडी वॉडी और लाते हैं। घर वाले टेंशन में रहते हैं, कौन लगता है, कभी कौन नहीं लगता है, कभी हम लोग खाना खाते नहीं खाते। जिस दिन मुठभेड़ होगा उस दिन खाना तो खाना नहीं है, भूखे सोना पड़ता है। जी जो भी बड़ी रहता है, बड़ी ऐसी कच्चा भी खाना पड़ता है। भूख के मार से क्या करना पड़ता है। जो ये चावड़ा चटनी बोलते हैं, बस्तर में तो जानती है चावड़ा चटनी होता है, उसको गिरा गिरा के ऐसी उबाल के पीते हैं हम लोग। जिस दिन खाना नहीं मिलता, खाना तो हमेशा नहीं मिलेगा। अगर 7 दिन 6 दिन का गश्त रहेगा तो जी उस दिन का रहता है, तो घर वाले लोग चिंता में रहते हैं, तो क्यों नहीं आए। फोन भी नहीं लगता, अंदर एरिया जाएंगे तो कहीं फोन लगता है, कहीं नहीं लगता। जब उस दिन जी मुठभेड़ हो जाता तो खाना ही नहीं मिलता है। मेन बात क्या है, घर वालों टेंशन में रहते हो, ही नहीं पहुंच पाते। जी और क्या फोन नहीं लगता, मेन बात नेटवर्क नहीं रहता है कई जगह। नक्सली वाले तो वही है, नेटवर्क को तो डालने से वो तोड़ फोड़ करके फेंक देते हैं। वो तो चाहते ही नहीं ना कि बस्तर की कनेक्टिविटी कहीं हो ना जी जी वही है। अभी तो नक्सल मुक्त समाप्त हो गया है, थोड़ा सी बचा है, एका दुका दो इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टीम बना के। उन लोग भी आने से अच्छा रहेगा, नहीं तो वही गोली
में ही चले जाएंगे। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर यकीन मानिए संतोष जी कि हम सभी को भी पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पूरे जज्बे के साथ आप लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वो दिन बहुत ही दूर नहीं है दोस्तों, जब पूरी तरह से नक्सलवाद का खात्मा बस्तर के इस तरह से हो जाएगा और पूरे देश का अब तो सवाल है, क्योंकि जो डेडलाइन है वो काफी नजदीक है। आप सभी जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस मंच पर जुड़ने के लिए और अपनी बातें साझा करने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं और आगे का कार्यक्रम हम संचालित करेंगे। तालियां हो जाए हमारे सभी जवानों के लिए। उससे पहले एक बार हमारे जो मुख्य अतिथि हैं सांसद महोदय जी, आपसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर आके हमारे जवानों का सम्मान जरूर करें। जी। जोरदार तालियों के साथ सांसद महोदय जी का स्वागत। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी जवान मंच पर मौजूद रहें, हमारे जवान मंच पर ही मौजूद रहें, मैं निवेदन करूंगा। और इस बीच हमारे बीच सांसद महेश कश्यप जी भी पहुंच चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि के तौर पर महेश कश्यप जी ने जिस तरह से जवानों की हौसला अफजाई की है वो देखते ही बनती है, क्योंकि जब जवान हमारे किसी भी घटनाक्रम से निकल करके आते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि हम उनकी हौसला अफजाई करें, उन्हें संबल प्रदान करें। और हमारे लोकप्रिय सांसद जी महेश कश्यप लगातार जवानों से जुड़े होते हैं, उनके बीच में पहुंचते हैं और जब भी कोई बड़ी घटना होती है, हमने देखा है विभिन्न मंचों के माध्यम से कि किस तरह से सक्रियता जो उनकी होती है वो हर मोर्चे पर होती है। और हमारे सभी जवान जो कि इस समय मंच पर मौजूद है, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर ही बने रहें। और ये वो तस्वीर है जो एशियन न्यूज प्लस 21 के माध्यम से हम हर वो कोने तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए, खबरों में तो हम लगातार देखते हैं कि मुठभेड़ हुई, ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन आज आप इन तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि कितना ज्यादा चुनौती भरा क्षण हमारे जवानों के लिए होता है, न सिर्फ ड्यूटी में बल्कि ड्यूटी के बाद भी। आप देखिए कि जो जख्म कभी हमारे जवानों को मिलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी जो पूर्ति है वो जीवन भर नहीं हो पाती, लेकिन बावजूद इसके हमारे जवान अपनी ड्यूटी करना नहीं छोड़ते। वो हर वक्त यही सोचते हैं कि किस तरह से ये जो लाल आतंक है, लाल सलाम है, इसका पूरी तरह से जो खात्मा है वो हमारी धरा से हो जाए और किस तरह से हम एक नक्सल मुक्त और विकास उन्मुखी बस्तर की ओर अग्रसर तो हो चले हैं, लेकिन अंतिम मुकाम भी इसे मिले, यही हमारे जवानों का प्रयास भी होता है। और हमारे माननीय सांसद महेश कश्यप जी जो कि लगातार इस विजन को भी अभिभूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जवानों के बीच में भी लगातार उनकी मौजूदगी दर्ज होती है। तो मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे माननीय सांसद जी का भी इस मंच पर। मैं चाहूंगा कि आप सभी करतल ध्वनि से हमारे माननीय सांसद जी का भी बहुत अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करता है एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 परिवार। चाहेंगे सर कि आप मंच पर मौजूद रहें और हमारे जवानों के साथ एक तस्वीर भी बिल्कुल आज हो जाए इस खास मौके पर। आप सभी जवानों से निवेदन है कि आप सभी थोड़ा सा पास आ जाएं और हमारी जो टीम है, डिजिटल टीम, वो भी आ जाए सामने एशियन न्यूज की। और ये वक्त होगा कि इस लम्हे को हम कैद करें कि देखिए किस तरह से एक मंच पर एक जनप्रतिनिधि और हमारे जो सभी जवान हैं, दोनों ही मिलकर एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं कि बस्तर को पूरी तरह से मुख्यधारा से जोड़ना है। शुरुआत इसकी हो चुकी है। बिल्कुल सांसद जी, आपसे निवेदन है कि कृपया कर आप मंच पर ही रहें। हमारे जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। जवानों से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सांसद महेश कश्यप जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस मंच पर आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। और अब हमारे इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। मैं निवेदन करूंगा एशियन न्यूज भारत के डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर आना पुंज जी से कि आप भी महेश कश्यप जी के स्वागत में उद्बोधन तो दे ही, साथ ही विजन भी बताएं कि किस तरह से आज ये जो पूरा कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा इसकी होने वाली है और बदलते बस्तर के लिए कितना अहम आज का ये कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, थैंक यू अमित। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा ये मंच है एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21, आज ये दो नाम नहीं है, ये मंच आज उभरा है तो बस्तर की आवाज बनकर। और ये आप लोगों के सामने एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 खड़ा भी है, एक ऐसी आवाज जो कभी डर के साए में नहीं रहती है, विश्वास की बात करती है, जो सनसनी नहीं समाधान आपको करके देती है। और ऐसे कई पहलू हैं जिस पर धरातल पर एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 उतर कर कार्यों के साथ खबर का असर भी दिखाता रहा है। और हम लोग सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, जिम्मेदारी भी निभाते हैं। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 आज बस्तर की उस सच्चाई को सामने लगातार ला रहा है जो वर्षों तक संघर्ष में रही लेकिन कभी टूटी नहीं।
और आज हम सिर्फ एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पर सभी लोग मौजूद नहीं, हमारे जवानों के सम्मान के साथ आज जानना भी चाहेंगे कि नक्सलवाद का खात्मा लगभग हो ही चुका है। 31 मार्च 2026 को तारीख जो दे दी गई है, उसके बाद मिशन 26 क्या है, यानी कि 2026 में क्या कुछ खास होने वाला है। और आज के इस कार्यक्रम में इतिहास के बदलते अध्याय के साक्षी हम बन रहे हैं और इसी के लिए हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया है पावर्ड बाय शिवनाथ ब्लड बैंक ने इन एसोसिएशन विद विश्व भारती ऑटोमोबाइल एंड NMDC, सपोर्टेड बाय CG फॉरेस्ट यानी कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट, बस्तर पुलिस और हेमंत पैथोलॉजी ने। अब हमारे साथ मंच पर क्योंकि मौजूद हैं सांसद महेश कश्यप जी, वे केवल एक सांसद नहीं है, हमारे जनता की आवाज है, हमारे बस्तर की आवाज है। सांसद जी ने जमीन से लेकर लगातार हर एक शख्स की आवाज उठाई और विश्वास जो आप लोगों ने उन पर दिखाया है, सांसद जी ने लगातार उसको पूर्ण भी किया है। बस्तर को केवल एक क्षेत्र के रूप में नहीं वो लेते, एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं और जिम्मेदारी का निर्वहन जो है लगातार वो करते रहते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी शंका रहती है, कोई कार्य आप करवाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर बस्तर में है तो आवाज सिर्फ एक ही होती है, हमारे सांसद महोदय महेश कश्यप जी। और इसी के साथ ये भी जान लीजिए, बस्तर संभाग की, पूरे बस्तर संभाग के साथ छत्तीसगढ़ की आवाज जो केंद्र तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा है, हमारे सांसद महोदय जी लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। नक्सलवाद के साए से निकलकर विकास और विश्वास के राह पर आगे लगातार हमारा ये बस्तर संभाग बढ़ रहा है, छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। जनप्रतिनिधियों की दूरदृष्टि निरंतर प्रयासों के साथ महत्वपूर्ण योगदान लगातार किया जा रहा है। अब इसी बीच मैं निवेदन करूंगी हमारे हमारे न्यूज एडिटर अमित शर्मा से कि प्लीज बी ऑन स्टेज और कुछ जो विचार कहीं ना कहीं हमारे सांसद महोदय जी के हैं उनसे जानने की कोशिश की। देखिए, मिशन 2026 आखिरकार उनके नजरिए से क्या है, साल 2026 का उनका टारगेट क्या है, 2026 में कैसे बस्तर को और उभारना है, कैसे विकास करना है, युवाओं के लिए रोजगार के क्या कुछ मायने हैं, ये तमाम जानकारियां और क्या विजन है अब आगे आने वाले, क्योंकि 2 साल से ज्यादा लगभग बीत ही चुके हैं हमारी सरकार को, और आगे आने वाले 3 सालों में क्या टारगेट है जो सेट कर लिया है और वो जो नीतियां हैं बना ली है और किस नियत से उसको पूरा करना है। प्लीज बी ऑन स्टेज अमित शर्मा। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हमारे सांसद महोदय जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा की शुरुआत निश्चित तौर पर हम करेंगे सांसद महोदय जी के साथ, लेकिन इसके पहले आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज चूंकि हमारा ये पूरा कार्यक्रम समर्पित है बदलते बस्तर के लिए, और बस्तर के इस बदलाव के लिए हमने जवानों से बात तो की है, कुछ जवान हमारे घायल हुए हैं तो कुछ शहादत को भी प्राप्त हुए हैं। वो जवान जो निकले तो थे जरूर ड्यूटी पर, अपने परिवार से कहकर कि मैं जल्द ही लौटूंगा, जब छुट्टी मिलेगी घर आऊंगा, बच्चों के साथ मैं समय व्यतीत करूंगा, पत्नी को घुमाने लेकर के जाऊंगा, मां के अधूरे सपने पूरे करूंगा। लेकिन उस परिवार को शायद ये पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला नेटवर्क नहीं है। जब नेटवर्क आया तो मालूम हुआ कि उस फोन से बात करने के लिए किसी का बेटा नहीं है, किसी का पति नहीं है, तो किसी का पिता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन, एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम उन सभी जवानों को अर्पित करें अपने स्थानों पर खड़े होकर, जो अपने प्राणों की आहुति आज हमारी सलामती के लिए दे चुके हैं, इस बदलते बस्तर के विकास के लिए, जिन्होंने संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। तो एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के मंच पर पहुंच चुके हैं हमारी बस्तर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय महेश कश्यप जी। जोरदार तालियों से एक बार फिर से हम मंच पर सर आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। बस्तर क्या है? बस्तर
वैसे देखा जाए तो प्राचीन जो अर्थ है बस्तर का, जो संस्कृत अर्थ है, वो होता है कि एक पिछड़ा हुआ वन। लेकिन आज जिस तरह से महेश जी आप इस बात से सहमति रखेंगे कि हमारी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हमारी जो डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, हमने तो इस पूरी परिभाषा को ही बदलने का जिम्मा उठा लिया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से महेश कश्यप जी जब चुनकर आए तो साफ तौर पर उनका यह विजन भी था कि बस्तर में ये जो एक कुरीति चली आ रही है सालों से, नक्सलवाद की, जो अविकसित बस्तर होने का एक तमगा ये क्षेत्र झेल रहा है, इसे दूर किया जाए। और लगातार इस पर काम भी हुआ है, क्योंकि आज बस्तर पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि बदल रहा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जब से इस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं, चुनौतियां बहुत थी सर आपके सामने, क्योंकि एक ऐसा बस्तर हमें मिला था जिस पर काम बहुत करना था। जब आपका चुनाव जनता ने किया तो सबसे पहला विजन जो आपका था इस बस्तर को लेकर कि जब मैं इस पद पर आया हूं कि मैं बस्तर की आवाज दिल्ली तक पहुंचाऊंगा और वहां से मैं कुछ ऐसी सौगातें इस प्रदेश के लिए लाऊंगा। सबसे पहला विजन क्या था सर आपका? सबसे पहले एशियन न्यूज के सभी यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं, हमारे दर्शक बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ। और आपने शुरुआत में ही कहा बस्तर जी रामायण काल में दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में दक्षिण कौशल का भाग माना जाता था जी। और जब इस यहाँ चिंदक वंश, नागवंश और हमारे अंतिम समय में हमारे बस्तर रियासत का राज्य हुआ करता था। और वो बस्तर जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा पूरा बस्तर, चारामा, धमतरी से लेकर कोंटा, बीजापुर तक, महाराष्ट्र, गढ़चिरोली से लेकर उड़ीसा प्रदेश तक, विशाल केरल राज्य से बड़ा बस्तर, एक प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा बस्तर, कहीं ना कहीं हमारे बस्तर के जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं को हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों और मुगलों से संरक्षित और सुरक्षित रखा। 1933 में बैला डीला का लोहा को अंग्रेजों के द्वारा हैदराबाद का निजाम को बेचा जा रहा था, तब भी हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम में बिना संविधान, कानून, पुलिस के बिना अपने पराक्रम में बचाए रखा। लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के इस 79 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं और पिछले 40 वर्ष में कुछ लोग जल, जंगल, जमीन का नारा देखे, जब बस्तर के ऊपर उनका नजर लगा और हमारे लोगों को ही बंदूक पकड़ाया और बंदूक लेके गोली चलाने वाला भी हमारे भाई, गोली खाने वाला भी हमारा भाई, पुलिस के केस में जेल जाने वाला भी हमारा भाई। और कहीं ना कहीं बस्तर नक्सलवाद, माओवाद, गरीबी, अशिक्षा के नाम से बदनाम बस्तर को बदनाम किया जाता था। लेकिन ये बस्तर को बदलने के लिए जब 2001 में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिया छत्तीसगढ़ का, तब से बस्तर का भाग्य उदय प्रारंभ हुआ और पिछले 15 साल में हमारा सरकार काम किया। लेकिन आप देख रहे होंगे जैसे पिछले 2 साल पूर्व जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दिया था। कोई हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, लेकिन गारंटी मोदी जी का था और उस गारंटी को छत्तीसगढ़ के लोगों ने मोहर लगाया और उस गारंटी को मोहर लगाने के कारण चाहे यहाँ की विकास की बात हो, रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं की कनेक्टिविटी की बात हो और हमारे गारंटी के पूरा करने के साथ साथ जो बस्तर में जो कलंकित नक्सलवाद, माओवाद के नाम से जो बस्तर कलंक था, जो कलंक लगा हुआ था, उस कलंक को मिटाने के लिए 31 मार्च 2026 का जो डेडलाइन निर्धारित भी किया गया और उस डेडलाइन को पूरा करने के लिए हमारे बहादुर जवानों के द्वारा लगातार इस 2 वर्ष के कार्यकाल में लगभग आपने देखा होगा 2000 से अधिक नक्सली आत्मसमर्पित कर चुके हैं। 400 से लगभग अधिक 500 के अधिक हार्डकोर नक्सली मारे जा चुके हैं जी। इस प्रकार से बस्तर बदल रहा है और बस्तर बदलने के लिए हमारे बहादुर जवान, हमारे सरकार की इच्छा शक्ति, हमारे गारंटी देने वाले मोदी जी का ये नेतृत्व ये आज संभव हो रहा है और ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये नेतृत्व जो है, और चूंकि सर आपका नाम महेश है और महेश का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कुशल नेतृत्वकर्ता। नेतृत्व तो आप भी इस लोकसभा क्षेत्र का कर रहे हैं और जब से आप इस पद पर आए हैं सर, और उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि आप जो वनांचल क्षेत्र हैं, जो खासकर बीहड़ क्षेत्र हैं, वहां पर भी दौरा करने जाते हैं। लेकिन जो बस्तर का एक आम आदिवासी है, उनकी जिंदगी में कितना बदलाव आप देखते हैं कि इन 2 सालों में आया है?
देखिए, बस्तर के आम जनमानस में जो बदलाव, जी वैसे तो पिछले ये 20-25 साल के अंदर से प्रारंभ हुआ था, जी सर। लेकिन फिर उसके बावजूद भी हमारे अंदरूनी क्षेत्र में बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्र में हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसा मूलभूत सुविधाओं से उनको वंचित रखा गया। उनको आज भी झरने के पानी पीने को मजबूर है, तालाब के पानी पीने को मजबूर है। उनको जब एक गोली, एक दवाई लेने के लिए 20-20 किलो, 50-50 किलोमीटर 2-2 दिन पैदल चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वहां कुपोषित होकर मर रहे हैं। इस प्रकार का समस्या है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारी सरकार की इच्छा शक्ति के कारण वो बस्तर जो नक्सलवाद, माओवाद के नाम से बदनाम बस्तर को बदलने में हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है, और हम डेडलाइन जो हमारा निर्धारित था उस डेडलाइन को बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे बस्तर कुछ हमारे लिए, जो हमारे नक्सली के खात्मे के लिए हमारे बहादुर जवान, हमारी सरकार के इच्छा शक्ति के कारण जो हम लोग जो उपलब्धि की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इड़मा जैसे व्यक्ति मारा जाता है। कुछ लोग उसको सोशल मीडिया में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, जेएनयू के जैसा जगह में वो लोग उनका संरक्षण करके उसको हीरो बनाने की बात करते हैं। हमारे हीरो अभी मैं देखा जिनका आंत नहीं है, पैर नहीं है, जिनको गोली लगा, ये हमारे हीरो हैं। हमारे गुंडादुर, डेबरी दूर, ये हमारे हीरो हैं। और जो इड़मा जैसा व्यक्ति, जब तारमेटला कांड होता है तो 76 लोग मारे जाते हैं, उसमें 8 साल की एक बच्ची भी मारी जाती है, उसका मास्टरमाइंड इड़मा था। जब जीरम घटना होता है जिसमें हमारे बड़े बड़े नेता मारे जाते हैं, बस्तर टाइगर के नाम से जाने वाला हमारा महेंद्र कर्मा, राजनीतिक पार्टी के दृष्टि से अलग हो सकता है, लेकिन बस्तर का बेटा था और उसका मास्टरमाइंड इड़मा था। उसको हम क्या बता रहे हैं? हम हीरो बताने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण हम लोग कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। लेकिन वो समय बदल गया जब इसी देश में हमारे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चलता था, तो आज आतंकवाद भी खात्मा हो गया। पूर्वोत्तर में अलगाववाद चलता था, वो भी हम खात्मा कर चुके हैं, और बस्तर से नक्सलवाद भी खात्मा होगा। लेकिन आज भी कुछ लोग जब एयर स्ट्राइक होता है तब भी प्रश्न खड़ा करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होता है तब भी प्रश्न खड़ा करते हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी प्रश्न खड़ा करते हैं, इड़मा जैसा व्यक्ति मारा जाता है तब भी प्रश्न खड़ा करते हैं। ये हमारे दुर्भाग्य है। तो ऐसी ताकत आज भी कहीं ना कहीं यहाँ मौजूद है। इन्हीं लोगों के कारण हम बदनाम थे, और हम लोग कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा शक्ति में कभी कभी हम लोग मनोबल कम हो जाता था। लेकिन आज हमारे डबल इंजन का सरकार है, हमारे गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री है, और अमित शाह जैसे हमारा रणनीतिकार गृह मंत्री है, और विष्णुदेव जैसा साइंस और विकास करने वाले विष्णुदेव साय के सरकार में नक्सलवाद खात्मा होगा। जैसे ही बस्तर से नक्सलवाद खात्मा होगा, बस्तर के विकास के लिए आज 4 रेल लाइन का सौगातें मिला है। दमतरी से जगदलपुर 4 लाइन, जगदलपुर से हमारे कोंटा तक 4 लाइन, और हमारे आराध्य माई दंतेश्वरी की शक्तिपीठ बस्तर में है, और बारसूर जैसा पौराणिक नगरी भी बस्तर है में है। भारत का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट भी है, तीरथगढ़ भी है, कोटम सरगुफा भी है। आने वाला समय में पर्यटन के दृष्टि से बस्तर विश्व मानचित्र में अपना अलग पहचान दिलाएगा, और कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद का कलंक के कारण आज जो बस्तर एक प्रकार से ये हमारे बस्तर जो छत्तीसगढ़ का स्वर्ग कहा जा सकता है, तो इसको संवारने में, इसको हम किसी भी तरीके से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा सरकार का अंतिम लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य के साथ हम नक्सलवाद भी खात्मा करेंगे, और बस्तर के विकास के लिए चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से बस्तर का विकास करने के लिए कोई योजना की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ के द्वारा आज भी हर 5 किलोमीटर के दायरे में कैंप खोलने की बात हो, नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से रोड, सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी, मोबाइल कनेक्टिविटी लगातार हम काम कर रहे हैं, और ये बस्तर बदलता हुआ बस्तर का प्रमाण है। और आप बस्तर 2026 के बाद देखेंगे, वो बस्तर अलग ही एक बस्तर होगा, ये दुनिया के निश्चित तौर पर। और हम देख भी पा रहे हैं कि सर उस दिशा में बहुत तेजी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हम ऐसे कुत्सित मानसिकता वाले लोगों का महिमा मंडन करते हैं जिन्होंने कितने लोगों की जान ली, लेकिन वहीं हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो अपनी जान दे रहे हैं इस बस्तर की हिफाजत के लिए, हमारे जैसे लोगों की हिफाजत के लिए, वो हमारे रियल हीरोज हैं। एक बार हम चाहेंगे कि इसी बात पर सर की जोरदार अभिनंदन हो जाए कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप एक सवाल उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं सामने, तो ये याद रखिए कि जो 4 उंगली है, वो 4 उंगलियां स्वाभाविक ही आपकी तरफ उठ जाती हैं।
कनेक्टिविटी की सर आपने बात की, निश्चित तौर पर ये हम सभी जानते हैं कि पिछले 8 से 10 सालों में बहुत बेहतर काम बस्तर की कनेक्टिविटी के लिए हुआ है। लेकिन सर एक बहुत ही अहम पहलू जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि बस्तरवासी भी ये चाहते हैं कि राजधानी के साथ भी एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी इनकी हो। आपने भी बहुत इस पर प्रयास किए हैं सर, तो क्या आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में कोई ऐसी योजना भी हम देख सकते हैं कि अगर रायपुर से किसी को बस्तर आना है तो डायरेक्ट वाया फ्लाइट, वाया ट्रेन कोई परिसंचालन इसका हो जिस पर सरकार विचार कर रही हो? देखिए, आज हमारी राजधानी को कनेक्ट करने के लिए, चाहे विशाखापट्टनम के लिए, भारत माला का निर्माण लगभग कंप्लीट हो रहा है। आने वाला 1 साल के अंदर भारत माला का भी हमको बस्तरवासी को लाभ मिलेगा जी। उसका कनेक्टिविटी भी लिंक रोड हमको मिलेगा और महज 2.5-3 घंटे में हम लोग रायपुर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा जगदलपुर से धमतरी से जगदलपुर तक 4 लाइन का स्वीकृति हो चुका है जी। तत्काल वो काम भी अभी पूरा होगा। और रावघाट, दल्ली राजा रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का जो बात है, आपको मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं, 2 से 3 महीने के अंदर उसका भूमि पूजन भी होगा और यही जगदलपुर से कोंडागांव के बीच में पटरी बिछने क्या का बात काम है, होगा। जोरदार तालियां हो जाए। पहला काम होगा। एशियन न्यूज के मंच से एक बड़ी घोषणा सांसद महेश जी ने की है कि 2 से 3 महीने में सर ये सब कुछ शुरू हो जाएगा कार्य। ये जो दल्ली राजा रावघाट का काम, ये बकायदा हम लोग भूमि पूजन करा के, हम बस्तर वाले को आश्वस्त करता हूं, भूमि पूजन भी करा देंगे। क्या बात। इसके अलावा हमारे बैलाडीला बचेली रेल मार्ग से कनेक्ट करते हुए बैरमगढ़, बीजापुर के महाराष्ट्र गढ़चिरौली को जोड़ने के लिए 490 किलोमीटर का रेल लाइन का भी स्वीकृति हो गया है। डीपीआर सर्वे पूर्ण हो चुका है, वो काम भी जल्द पूरा होगा। हमारा किरंदुल बचेली से, किरंदुल से लेकर कोत्तागुडेम जो अपना भद्राचलम को जोड़ने वाली रेल लाइन का भी स्वीकृति हो गया है, उसका भी डीपीआर सर्वे लगभग कंप्लीट हो गया है। वो उस रेल लाइन का भी हमको लाभ मिलेगा। और धमतरी से हमारे बांसकोट माकड़ी होते हुए कोंडागांव जगदलपुर को जोड़ने वाली ये रेल लाइन का भी डीपीआर सर्वे लगभग कंप्लीट होगा, इसका लाभ भी मिलेगा। और मैं इसके साथ साथ एक और भी बता दूं, हमारे उड़ीसा राज्य, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, जयपुर से मलकानगिरी होके भद्राचलम को जोड़ने के लिए एक रेल लाइन पहले से ऑलरेडी स्वीकृत है। हमने उसके लिए भी मैं रेलवे मिनिस्टर से मांग रखा है, उसको हमारा सुकमा जिला मुख्यालय से टच करते हुए महाराष्ट्र भद्राचलम को जोड़ा जाए। और इसके लिए बकायदा हमारे संवेदनशील रेल मंत्री के द्वारा उसके लिए नक्शा भी मेरे सामने निकाल करके उसको टिक किया गया है। और मैंने ये भी मांग रखा है, ये बस्तर जो 4 राज्य से जुड़ा हुआ बस्तर, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा और सब जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए जनजाति कॉरिडोर के नाम से इस रेल लाइन को रखा जाए, ये भी मैंने मांग रखा है। और कहीं ना कहीं इसके भी आश्वासन मिला है। इस प्रकार से आने वाला 2 महीने के बाद ये भी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ से रायपुर से जगदलपुर का हवाई कनेक्टिविटी बढ़ने वाला है। आने वाला समय में हमारे एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा, उसके लिए भी अभी उसके लिए भी मतलब सर्वे का काम चालू है। इसके साथ साथ जगदलपुर शहर में रेल का डिपो का भी स्वीकृति हो गया है। जैसे ही रेल डिपो का निर्माण होगा, बहुत सारे और रेल हमारे यहाँ आएंगे, वंदे भारत का रेल भी चलेगा। वंदे भारत भी जगदलपुर आएगी, जोरदार तालियां इस बात पर। डबल लाइन का काम भी अभी कंप्लीट की ओर है। जैसे ही डबलिंग हो जाएगा, क्योंकि ये माल वाहक रेल लाइन है, जिसके चलते हम लोग ज्यादा ट्रेन चलाने में अभी भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। लेकिन निश्चित ही आने वाला 1-2 साल के अंदर हमको सभी तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ेगा और हमारे यहाँ कनेक्टिविटी के साथ साथ पर्यटन भी बढ़ेगा। और पर्यटन बढ़ेगा तो हर दृष्टि से बस्तर का विकास होगा। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। देखिए, सवाल तो केवल राजधानी रायपुर को लेकर के था, लेकिन जिस तरह से सांसद महोदय ने जानकारी दी है कि न सिर्फ रायपुर बल्कि जो दीगर राज्य हैं वहां से भी बस्तर की कनेक्टिविटी होगी, न सिर्फ सड़क मार्ग से बल्कि रेल मार्ग और हवाई मार्ग से भी हमारा जो बस्तर है अब वो कनेक्ट होने जा रहा है। 2 साल में तो बहुत सारे काम हम कह सकते हैं महेश कश्यप जी आपने बस्तर की जनता के लिए कर लिए हैं। एक बहुत बड़ा विजन आपका हमें देखने को इस मंच पर भी मिल रहा है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि आने वाला जो 3 साल का और कार्यकाल है, निश्चित तौर पर हो सकता है यदि पार्टी ने फिर से भरोसा जताया, जनता का फिर से आशीर्वाद लिया, तो बस्तर को और ऊंचाइयों तक आप लेकर के जाएंगे। लेकिन एक सबसे जरूरी बात जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बस्तर में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर हमें बहुत काम करने की आवश्यकता थी, बहुत सारे सेक्टर्स पे हम काम शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन जिस दिन से आपने सांसदी की बागडोर संभाली, सबसे पहली प्राथमिकता क्या थी बस्तर के लिए? कोई ऐसा थॉट जो सबसे पहले दिमाग में आया हो कि शुरुआत मुझे यहां से करनी है, इस क्षेत्र पे सबसे पहले मुझे फोकस करना है बस्तर में? देखिए, बस्तर के देवतुल्य जनता, मेरे जैसा सामान्य
एक गांव गरीब किसान का बेटा को सांसद बना के भेजा, और मैं संसद, भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद में मुझे पहला ही दिन बोलने का अवसर मिला। जी। मैंने पहला दिन रेल लाइन का मांग रखा था जी। और ये चारों रेल लाइन की जो बात कर रहा हूं, एक रेल लाइन का तो स्वीकृति पहले से ऑलरेडी सरकार के द्वारा किया जा चुका था, लेकिन अधर में लटका हुआ पड़ा था। जी। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, मैंने जो मांग रखा था कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी मोहर लगाया। बिल्कुल। इसके साथ साथ जैसे बस्तर में नक्सलवाद, माओवाद के कारण जो बस्तर कलंकित था, मैं हर मंच में पहले भी बोलता था, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए आज भी बोलता हूं। जी। क्योंकि आज नक्सलवाद, माओवाद के कारण हमारे लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। जी। वो कुपोषित होकर मरने के लिए मजबूर है हमारे लोग। बिल्कुल, जी। आज अंदरूनी क्षेत्र में जाएंगे, हमारे भाई, हमारे बच्चे कुपोषित होकर मर रहे हैं, और समय पर इलाज नहीं होने के कारण वो उनको बेमौत मरना पड़ रहा है। स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण वो लोग बीमारी से मर रहे हैं, मलेरिया जैसे बीमारी, टाइफाइड जैसे बीमारी से। ये जो सारी समस्या को समाप्त करना, ये हमारा पहला प्राथमिकता था। क्योंकि हम जगदलपुर या हमारे शहरी क्षेत्र को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि बस्तर बहुत बदला है, लेकिन बस्तर बदला नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं, आज हमारे नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जो अंदरूनी क्षेत्र में जो स्थिति है, इसका जिम्मेदार है कुछ लोग, राजनीतिक लोग भी जिम्मेदार है, कुछ जो तथाकथित जो बस्तर इतिहास की बात करने वाले जिम्मेदार है। लेकिन एक समय वही लोग ऐसी गतिविधियों को, ऐसी ताकत को संरक्षण करते थे, संरक्षण देते थे, लेकिन आज उनके मुंह में ताला भी लग चुका है। और बस्तर के युवा, वो बुजुर्ग हो, जवान हो, उनको जवाब दिया है, वो बस्तर नहीं है, वो बदलाव आने वाला बस्तर है। इसीलिए आज सरकार का इच्छा शक्ति, ये जनता के मनसा के अनुरूप काम हो रहा है। इसलिए हमारी जो लक्ष्य है, हमारे जो सरकार का उद्देश्य है, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, और मोदी जी ने यह भी लक्ष्य रख दिया है कि जब आजादी के 100 साल पूरा होगा 2047 को, विकसित राष्ट्र बनाना। विकसित राष्ट्र बनाना कोई मोदी जी, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री घोषणा करने से नहीं होगा। इस देश के हर नागरिक का इच्छा शक्ति, उनका अपना अपना योगदान होना चाहिए, चाहे युवा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। और कहीं ना कहीं अब लोग अपनी दायित्व, अपना जवाबदारी समझने लगे, इसीलिए काम संभव हो रहा है। इसलिए भारत का गौरव विश्व पटल में अलग हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चाहे भारत का इकोनॉमी बढ़ाने की बात हो, आज चौथी शक्ति के रूप में भारत कहीं ना कहीं आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। तो ये देश के लोगों की इच्छा शक्ति के कारण बढ़ रहा है। आज नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो बस्तर के लोगों की इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है। तो इसीलिए अब वो बस्तर नहीं रहा है किसी के बहकाव पे, किसी के भ्रमित करने से भ्रमित हो जाए। ये सबसे बड़ी कारण है। इसलिए हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधि भी उनके इच्छा अनुरूप, उनके मनसा के अनुरूप काम करने का कोशिश कर रहे हैं, और ये ताकत कहीं ना कहीं जनता से आता है। बिल्कुल, और हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जनता भी कदम से कदम मिलाकर सरकार के साथ चल रही है। जो जनप्रतिनिधि है उनका भी सम्मान हो रहा है, क्योंकि लगातार इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। और हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनका भी बहुत सम्मान हमारी जनता कर रही है, और समझ भी रही है कि कौन असल में बस्तर का विकास चाहता है और कौन सिर्फ शिगुफे पर भरोसा रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की आपने बात की, आपने जिक्र किया। हम पहले देखते थे महेश जी की जब भी बस्तर में कोई बड़ा घटनाक्रम होता था, बनिस्बत हमारे सुरक्षा बलों के जवानों की सुरक्षा को लेकर यदि हम देखें, कुछ जवान हमारे घायल हो जाते थे, आनंद फानन में या तो रायपुर उन्हें रेफर करना होता था, या फिर आपका जो इधर का रूट होता है वेल्लूर, विशाखापट्टनम, वहां पर भी मेजर ऑपरेशंस के लिए बस्तर के लोग भी जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकार ने स्वास्थ्य पर भी बहुत फोकस किया है। आने वाले साल में क्या कोई और ऐसा मास्टर प्लान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कि कोई बड़ा अस्पताल बस्तर में आ सकता है, यहां से सफलतापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन हो सकता है? और शिक्षा को लेकर भी यही हमारी जिज्ञासा है कि बस्तर के जो छात्र हैं उनके भविष्य को और मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार इस दिशा में क्या और नया करने जा रही है? स्थिति स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जी सर, आपने देखा होगा एक समय बस्तर के लोग या तो विशाखापट्टनम या रायपुर या इधर आंध्र प्रदेश से हम लोग उसके आश्रित रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज मेडिकल कॉलेज हमारे जगदलपुर में होने के कारण आज बस्तर संभाग के लोगों को मेडिकल सुविधा का लाभ मिल रहा है। अभी दंतेवाड़ा जैसे जिले में भी मेडिकल
मेडिकल कॉलेज का स्वीकृति हो गया है। आने वाले समय में दंतेवाड़ा में बनने वाला है। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बन के तैयार है। अभी 1 महीने के बाद, इसी जनवरी के बाद वो भी अभी इसका उद्घाटन हो जाएगा। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी अभी 1 महीने के बाद समय दिया हुआ है, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। इसके साथ साथ अंदरूनी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने के लिए हमारे नियत निलाना हमारे एक बस्तर क्षेत्र के लिए मैं बता दूं, मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। आजादी के 79 वर्ष के बाद वो अंदरूनी क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गांव तक विकास पहुंचाने के लिए गांधी जी का एक वाक्य है, भारत का आत्मा गांव में बसता है। लेकिन उस गांव के बारे में किसी ने सुध नहीं लिया, ना रोड बनाया, सड़क बनाया, बिजली लाया। लेकिन मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान, उस योजनाओं के माध्यम से देश के 63,000 गांव चयनित किया गया है, जिसमें से बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 1337 गांव चयनित हुआ है। और 63,000 गांव को विकास के लिए 79,000 करोड़ का बजट है, एक राज्य से ज्यादा बजट है, और उसका लाभ हमारे क्षेत्र में मिलेगा। मैं लगातार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए सभी जिलों में प्रशिक्षण भी हो चुका है, उसके लिए रोड मैप भी बन चुका है, उसके लिए प्लान भी बन चुका है। कल ही मैं बीजापुर जिले का जब दिशा कमेटी का बैठक में था, अंदरूनी क्षेत्र में नदी उस पार कभी कोई जा नहीं सकता था, वहां के लोग बीजापुर सुकमा नहीं देखे थे, आज वो लोग देखने आ रहे हैं। और उनके लिए नदी उस पार भी कहाँ हॉस्पिटल, छात्रावास, स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र, जो पीएससी सीएससी के सेंटर खुलने का बात हो, ये सारी व्यवस्था के लिए हमारी सरकार ऑलरेडी रोड उसके लिए प्लानिंग किया जा चुका है। और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये भी कह दिया है कि आने वाला 26 के बाद 1,000 से अधिक करोड़ के रुपए का हमने पैकेज इनको घोषित कर दिया है। यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, और ये भी आपने सुना होगा, जो भी गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम स्पेशल पैकेज देंगे। इस प्रकार से चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल की बात करें, सभी दृष्टि से उनको जो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना है, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है और उसी के अनुरूप ये काम आगे चल रहा है। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जैसे कि आपने जिक्र किया महेश जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, हम देखते हैं कि पहले जब भी बस्तर की बात हम अन्य राज्यों के लोगों से करते थे तो सबसे पहला थॉट उनके दिमाग में यही आता था, अरे क्या वहां पर नक्सलवाद है, वहां पर लोग रहते कैसे हैं, क्या सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है। लेकिन आज वो दौर आ गया है महेश जी की चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, मन की बात कार्यक्रम में वो बस्तर का जिक्र करते हैं, यहाँ की परंपराओं का जिक्र करते हैं, आदिवासियों के जननायक बिरसा मुंडा जी की बात होती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की धरती पर आते हैं और यहीं से पूरे देश के जवानों को वो लक्ष्य देते हैं कि 31 मार्च 2026 ये वो अंतिम ताबूत में कील होगा जो नक्सलियों के उसके संगठन में ठोका जाएगा। आज मानते हैं कि वाकई बस्तर की परिभाषा बदल गई है और खासकर जो बाहरी राज्य के लोग हैं जो कि बस्तर को केवल दूर से जानते हैं, क्या उनकी सोच में भी बदलाव आया है? देखिए, अभी एक समय ऐसे सुनने को मिलता था जी, जैसे बस्तर में किसी को बेटी देना होता था तो बेटी नहीं देते थे जी, कोई यहाँ किसी को आना होता था तो कांकेर से बाहर लौट जाते थे। लेकिन आज सभी लोगों में उत्सुकता है, बस्तर के बारे में जानना चाहते हैं, बस्तर के में विकास के लिए अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। और बस्तर में जो नक्सलवाद खात्मा के साथ साथ लोग यहाँ, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, अभी हम लोग इसी होटल में बस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। बहुत सारे इन्वेस्टर लोग यहाँ आए हुए थे इसका, और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज बस्तर में लोग आना चाहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आना चाहता है, बड़े लोग आना चाहते हैं और बस्तर से जुड़ना चाहते हैं। बस्तर देखिए, एक तो प्राकृतिक सुंदरता, बस्तर जल, जंगल, जमीन के खनिज संपदाओं के साथ एक प्राकृतिक सौंदर्य का ये बस्तर हर दृष्टि से सुरक्षित और संरक्षित रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब भगवान राम 14 साल वनवास काल में 12 साल दंडकारण्य क्षेत्र में रहे और यही बस्तर से वानर सेना निर्माण करके रावण को जैसे आताताई को मारकर राम राज्य बनाया था। इसलिए अमित शाह भी लगातार बस्तर आते हैं और बस्तर के आके ये नक्सलवाद, ये माओवाद जैसे विचारधारा को खात्मा करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे भारत का विकसित राष्ट्र भारत बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे। इसीलिए हमारी मोदी जी
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सभी का फोकस बस्तर की ओर है और लोगों, देश के लोगों का भी फोकस बस्तर की ओर है। इसीलिए वो बस्तर जो एक समय लोग यहाँ आने से डरते थे, शादी बेटी देने से डरते थे, बेटी लेने से मतलब शादी कराने से डरते थे, आज सभी लोग आ रहे हैं। मैं अभी सुकमा जैसे जगह में, जो सुकमा में जो हमारे माहेश्वरी समाज, इस देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र माहेश्वरी समाज के ऊपर टिका रहता है, वो समाज का बड़ा एक आयोजन हुआ था। मैं वहां देखा, उन्होंने कहा, मैं उसके अंदर के कार्यक्रम में था, उन्होंने कहा कि एक समय हम लोग यहाँ बेटी देने से डरते थे, मंच में उन्होंने कहा अब लेकिन कोई डर नहीं है, हम भी आए हैं, कोई मुंबई से आया था, कोई दिल्ली से आया था। इसका मतलब बस्तर बदल रहा है और लोग भी अब समझने लगे हैं, क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया में दिल्ली सिर्फ मीडिया के माध्यम से जानते थे बस्तर के बारे में, जैसे जवाहरलाल नेहरू जेएनयू जैसे केंद्र से लोगों को भ्रमित किया जाता था, लेकिन आज लोग स्वयं जानते हैं कि देश का स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए किसी के बहकाव पे, किसी के कहने पे वो उनके भ्रम से फंसेंगे नहीं, उसके भ्रमित होके मतलब उनके डर से बस्तर से कटेंगे, ऐसा नहीं। अब बस्तर बदल रहा है, इसलिए अब कोई डर नहीं, हम तो उनको स्वागत करते हैं। आइए बस्तर में चाहे हमारा विश्व प्रसिद्ध दशहरा के समय आपने देखा होगा, बहुत सारे विदेशी पर्यटक आए हैं, यहाँ बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होता है, तो विदेशी पर्यटक भी अभी लगातार उनका रुझान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब वो डर भय खत्म हो गया है, इसलिए बस्तर में आने के लिए कोई डर नहीं है, तो हम उनको स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए बस्तर, उनको आना चाहिए। बिल्कुल। और आपकी इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा महेश जी, पहले अगर हम बस्तर के पर्यटन की बात करते थे तो केवल 3 नाम सबसे ज्यादा जुबान पर होते थे, छत्तीसगढ़ का न्यागरा, चित्रकूट वाटरफॉल्स, कुटुमसर गुफा, तीरथगढ़। लेकिन अब इससे इतर हम देख रहे हैं कि बस्तर में बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोले जा रहे हैं, जो कि कभी सिर्फ हम उत्तराखंड में, हिमाचल में ऐसी जगहों पर देखते थे। बैम्बू राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, कैंपिंग यहाँ के युवा आके कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ढूंढते हुए बस्तर की उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर कभी जाना संभव नहीं था। कनेक्टिविटी तो निश्चित तौर पर बढ़ी है महेश जी, लेकिन जो पर्यटन है इसे और विस्तार देने के लिए, बस्तर के पर्यटन को वैश्विक पटल पर एक उद्योग के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए सरकार किस दिशा में, जो आगामी 3 साल और है, उसमें काम करते हुए दिखेगी? बस्तर में जी हमारे दुड़मारास गांव है जी, एक छोटा सा दुड़मारास गांव विश्व पर्यटक की सूची में 20वें नंबर में उसको आज गिना जाता है जी। और वही दुड़मारास के अलावा हमारा चित्रकूट, कोटमसर गुफा, हमारा तुलार गुफा और ऐसे बहुत सारा पर्यटन स्थल अभी बस्तर में विकसित होने जा रहा है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उद्योग का दर्जा दिया गया है। होम स्टे के लिए 50% लगभग सब्सिडी दिया जा रहा है। अच्छा। होम स्टे के लोगों का डिमांड है। हमारे, मैं अभी दुड़मारास गया था, वहाँ हमारे आदिवासी जनजाति भाई लोग भी होम स्टे बनाए, उनके द्वारा निर्मित किया गया है। इटली, जापान, विदेश के लोग आके वहां के रुक रहे हैं। अच्छा। तो इसका मतलब बस्तर में पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है और हमारे सरकार लगातार ऑफर दे रही है। आप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाइए, हम सरकार से उसका अनुदान दिलवाएंगे। मैं जो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा उत्कर्ष ग्राम ने बताया, उसमें भी होम स्टे के लिए स्पेशल प्रावधान है। कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। और पर्यटन सिर्फ लोगों को मनोरंजन के लिए नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को आर्थिक उन्नति होगा। इसलिए सरकार पर्यटन को विस्तार के लिए भी लगातार काम कर रही है। और आने वाला 2 साल के अंदर आप देखेंगे बहुत पर्यटन की दृष्टि से बहुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, ये ऐसी धरती है महेश जी जहां से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो खनिज संपदाएं हैं उनका भी संरक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के बीच में फैलाई जाती हैं कि कहीं खनिज संपदाओं पर कोई खतरा ना हो, लेकिन सरकार ने इस विषय में क्या कदम उठाए हैं कि बस्तर के जो जंगल और जमीन है, जो खनिज संपदाएं हैं, उनका संरक्षण आज 2026 में कैसे आप देखते हैं, कितना मायने रखता है? देखिए, बस्तर में जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा पूरा विशाल बस्तर। जी सर। बैलाडीला जैसा लो माइंस है, एशिया का सबसे अच्छा लो माइंस में से एक बैलाडीला है जी। लेकिन उस लो माइन, इसीलिए हमारे बस्तर के लोग कभी कभी थोड़ा शंका जाहिर करते हैं जी, क्योंकि आज 1966 में एमओयू हुआ हमारे बैलाडीला का लोहा खदान का जी, और आज 60 साल वहां का दोहन हो रहा है। लेकिन 60 साल में
जो कोई भी उद्योग इंडस्ट्री लगता है तो उसका लाभांश की राशि वहाँ के रोड शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए वहाँ के विकास के लिए राशि देता है। लेकिन 60 साल में क्या हुआ लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोगों में आज भी शंका है। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2015 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF फंड बनाया, उसके माध्यम से चाहे रोड हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये मूलभूत सुविधा, इससे काम होगा। आज हम महारानी हॉस्पिटल आप देखते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज देखते हैं, अभी जो दंतेवाड़ा मेडिकल कॉलेज बनने वाला है DMF के राशि से बनने वाला है। इस प्रकार से वास्तु उस जो भी मतलब उद्योग लगेगा वहां के लोगों को लाभ मिलना चाहिए। मैं आज भी इस बात से दुखी हूं, बैलाडीला लोहा माइंस का खनन 70 के दशक में हुआ जी, लेकिन उसके लिए स्पेशल रेल लाइन बिछाया गया, लेकिन बस्तर के लोगों को नौकरी नहीं मिला उस समय, एक भी बस्तर के लोगों को नौकरी नहीं मिला। बैलाडीला बचेली करंदुल में आप जाएंगे नहीं मिला, इसीलिए लोग दुखी थे। लेकिन अब वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी उद्योग इंडस्ट्री लगेगा, पहला प्राथमिकता यहाँ के लोकल लोगों को होना चाहिए, यहाँ के शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार का व्यवस्था हो, पुनर्वास नीति हमारा सरकार अलग है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा तो जंगल काट के चला जाएगा, कोई भी आएगा तो माइंस खोद के लिए चला जाएगा, ये तो संभव नहीं होगा। ये 5वीं अनुच्छेद क्षेत्र भी है, पेशा कानून भी यहाँ लागू है। इसीलिए किसी के बहकावे पे, किसी के बोलने से हमारा जल जंगल जमीन खतरा नहीं होगा। हमारी चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनता चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, जनता का बनाया हुआ शासन प्रशासन है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग, मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये नक्सलवाद खात्मा होगा तो हमारे जल जंगल जमीन का खतरा, भाई अभी तक क्यों नहीं आपने सोचा? पहले सिर्फ नक्सलवाद कब खात्मा होगा ये सवाल उठता था। नहीं, आज दुनिया में जहां नक्सलवाद नहीं है क्या वहां जंगल कट गया? स्वाभाविक है, नहीं हुआ। नक्सलवाद के कारण हमारे जल जंगल जमीन खनिज संपदा नहीं बचा है, हमारी सजगता के कारण, हमारी जागरूकता के कारण बचा हुआ। इसीलिए आज हमारी जनता जागरूक है, समझदार है और सजग है, इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही उसका लाभ हमारे सभी को मिलेगा और इसके लिए हमारी सरकार भी ये संकल्पित है कि किसी भी प्रकार का कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल संशय की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि सांसद महोदय जी कह रहे हैं। और इस मंच से आज का सबसे बड़ा सवाल सांसद जी आपसे पूछने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि बस्तर को अगर विकास के पथ पर लगातार अग्रसर करना है तो नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार बहुत प्रयास कर रही है। उसमें हमारे सुरक्षा बलों की भी जो सहायता हमें मिल रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो सरेंडर रेट्स हैं नक्सलियों के वो बढ़ते जा रहे हैं, संगठन को छोड़कर मुख्य धारा में लोग वापसी कर रहे हैं। हर रोज हम देखते हैं कि जो बीहड़ क्षेत्र है, जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, वो नक्सल मुक्त हो रहा है। बड़ी संख्या में नक्सल संगठन को चोट पहुंच रही है। तो क्या माना जाए, क्या जो 2.5 महीने का समय आज जब हम इस आयोजन को कर रहे हैं 16 जनवरी 2026 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, इन 2.5 महीनों में बहुत जल्द हम उस टारगेट को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, या माने कि लगभग हमने उसे अचीव कर ही लिया है? नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त बस्तर का। देखिए, नक्सल मुक्त भारत, नक्सल मुक्त बस्तर की ओर हम बढ़ चुके हैं और लगभग हमारा अचीव हम कर चुके हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं। हम तो लगातार उनको आग्रह कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो बस्तर के बेटे हैं, कि वो लोग ससम्मान घर वापस आ जाएं, वो आत्मसमर्पण कर ले। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का पुनर्वास नीति बहुत अच्छा है, उनको हर तरीके से सहायता मिलेगा। अगर नहीं मानेगा कोई तो अंतिम विकल्प वही होता है, साम दाम दंड वैध। तो अंतिम विकल्प ये हमारे पास है, उस अंतिम विकल्प का ब्रह्मास्त्र प्रयोग होगा और निश्चित ही बस्तर से नक्सलवाद खात्मा होगा। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है, इसको कोई किसी को शंका करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सरकार का अंतिम लक्ष्य है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। बिल्कुल। और इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि बात करेंगे तो बोली का जवाब बोली से, लेकिन अगर कुछ और करेंगे तो गोली का जवाब गोली से देने में भी ये सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार इस पर काम भी हो रहा है कि किस तरह से नक्सल मुक्त हमारा जो बस्तर है वो हो सके। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे माननीय सांसद जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर पधारने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत सारी बातें हमारे सांसद महोदय जी ने हमसे साझा की। जी, मंच पर बने रहे सांसद महोदय जी।
निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सर जब आपसे बात कर रहा था तो एक और ऊर्जा का संचार हो गया, बिल्कुल जोश आ गया हमारे युवाओं में भी और खासकर हमारे सुरक्षा बलों के जवानों में भी। तो विचार तो आपने साझा किए सांसद महोदय जी, लेकिन इसी बीच हमारी बस्तर फाइटर्स मौजूद हैं। सरिता बघेल जी, केशनी यादव, संपत्ति बघेल और मिलोंगी बघेल जी, प्लीज बी ऑन स्टेज। इनका सम्मान बेहद जरूरी है। नारी जो है वो घर पे तो रह के काम करती है, लेकिन आपके देश की सुरक्षा भी कर सकती है और वो करती भी है। और ये तमाम कार्य जो है हमारे इन्हीं जवानों ने करके दिखाए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। हमारी बस्तर फाइटर्स जो रात दिन नक्सलियों से लोहा लेते हुए घने जंगलों में भी नजर आती हैं, फील्ड पर ड्यूटी पर यह तैनात होती हैं। तो बहुत बहुत सम्मान आप सभी का। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से तालियां बजती रहे, क्योंकि यही वो पल होता है कि हमारे जवानों को, हमारे बस्तर फाइटर्स को यह एहसास दिलाने का कि कितना सम्मान उनके लिए हमारे इस दिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी बीच, क्योंकि देखिए हम और आप कार्य जरूर करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी कार्य में बाधा भी डाल देते हैं, ना समझ होते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए जाते हैं। समाज होता है जो एक होकर तमाम चीजों को ठीक भी करता है। तो इसी बीच कुछ ऐसे सामाजिक संगठन हमारे बीच मौजूद हैं जिनको मंच पर बुलाकर हमारे जो सांसद महोदय जी हैं चाहेंगे कि उनके द्वारा उन्हें सम्मान दिया जाए। गायत्री परिवार, श्री विकास श्रीवास्तव, श्री नीलेश ठाकुर जी, आपसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर जरूर आए। गायत्री परिवार लगातार जो लोगों के बीच उतरकर कैसे बस्तर संभाग को बचाना है, कैसे बस्तर की खूबसूरती को यहाँ पर आगे कार्य लगातार करते रहना। गायत्री परिवार एक परिवार के रूप में एक एक शख्स से मिलकर अपने परिवार के साथ उनको जोड़ते हुए कार्य लगातार कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाना चाहिए। और जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे बीच चैतराम अटामी जी भी मौजूद है, विधायक है दंतेवाड़ा के। सर आपसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर आ जाइए और हमारे जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं तो आपके द्वारा और साथ ही हमारे सांसद महोदय जी के द्वारा उनको सम्मान दिया जाए। प्लीज सर। निवेदन है विधायक जी से आप मंच पर आए हम सबके बीच, और निश्चित तौर पर यह समय है उन सभी विभूतियों को सम्मानित करने का जो लगातार बस्तर के विकास के विजन में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। आप सिंधु समाज, श्री मनीष मूलचंदानी जी, मनीष मूलचंदानी जी आप हमारे बीच मौजूद हैं, तो प्लीज स्टेज पर आ जाइए। सिंधु समाज लगातार जो है कार्य कर रहा है और हमारे जितने सिंधु परिवार है उनको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा बीता कई ऐसे समय था जब सिंधु परिवार जो है अपने आप को दूर महसूस करता था। लगातार उनके लिए जो है कार्य कर रहे हैं सिंधु परिवार के लिए श्री मनीष मूलचंदानी जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाए। यादव समाज, श्री रघु यादव जी आपसे भी निवेदन है कि एक बार स्टेज पर आ जाइए। इसी के बाद कर्मा साहू समाज लगातार कार्य कर रही है, श्रीमती सुशीला सिन्हा जी आपसे भी निवेदन है कि स्टेज पर प्लीज आ जाइए। मैं चाहूंगा कि इनके सम्मान में तालियों में कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि देखिए इनका जो योगदान है वो बहुत बड़ा है और हम तालियों के माध्यम से सम्मान देकर हम निश्चित तौर पर ये जता भी सकते हैं कि इनके लिए कितना सम्मान हमारे दिल में है। तालियां बजती रहे। मंच पर हमारे जो आज के और भी सम्मानीय हैं वो पधार रहे हैं। सिख समाज, श्री अमरीक सिंह जी आपसे निवेदन है प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाइए। यही समाज है जिनके एकता और सहयोग के कारण लगातार जो है हमारा बस्तर, हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। गरीब और जरूरतमंदों की मदद लगातार जो है इन तमाम समाचार की जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला अफजाई करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े कार्य जो कहीं पर छूट जाते हैं तो उनकी भी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य ये सभी लोग करते हैं। कोस्टा समाज से श्री जितेंद्र बांगर जी आपसे भी निवेदन है प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाइए। नशा मुक्ति हो, महिला सशक्तिकरण हो या बाल संरक्षण जैसी कई अभियान हो, उनमें लगातार जो है मदद हमारे यही समाज के लोग करते हैं।
पनका समाज की ओर से श्री गोविंद जी हम हमारे बीच मौजूद हैं। आप भी एक बार स्टेज पर प्लीज आ जाइए। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करना चाहिए। भोजपुरी समाज की ओर से श्री डेवी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। सामाजिक संगठन लगातार एक परिवार बनके आप लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आता रहता है, अलग अलग मंच पर लाकर एकता स्थापित करता है। और बंगाली समाज जीवनानंद हलदल जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्लीज आपसे निवेदन है कि स्टेज पर हमारे माननीय सांसद जी और हमारे माननीय विधायक जी मौजूद हैं। आपसे भी निवेदन है कि इन सामाजिक कार्य करने वाले जो उत्कृष्ट लोग हैं उनका सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाना चाहिए। और हमारे राज्य सरकार के साथ हमारे केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर लगातार जो है जो नक्सली है, जो माओवादी थे, उन्होंने सरेंडर किया, हथियार डाल दिया और वो भी चाहते हैं कि हमारी तरह, आपकी तरह जो जीवन यापन है वो करें। और इसी के लिए हमारे बीच अभी मौजूद है सतीश, जिनको उर्फ रुपेश के नाम से भी जाना जाता था और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लगातार वो है हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। रनीता जी, राजू सलाम, रतन जी, अर्जुन जी, चंपा जी, सरोज जी और जननी जी, आप सभी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर जरूर आए। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय तक जी रहने के बाद अब हमारे समाज के साथ जुड़ना एक अहम योगदान कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं और लगातार अपील भी कर रहे हैं। बाकी अगर कोई माओवादी जंगलों में है तो उनसे लगातार ये अपील करते हैं कि आप लोग अब पुनर्वास नीतियों से जुड़िए। सरकार लगातार मदद कर रही है और सरकार ये चाहती भी है कि आप और हम आम नागरिकों की तरह जीवन यापन जरूर करें। और आज हम ऐसे ही लगातार सम्मान भी दे रहे हैं इनको। और निश्चित तौर पर एशियन न्यूज प्लस 21 का मंच इस बात का साक्षी है कि देखिए वाकई जमीन पर बस्तर में बदलाव हो रहा है। बस्तर आज हमारा बदल रहा है। जोरदार तालियां हो जाए सरकार के इस पहल के लिए। आप सभी से निवेदन है कि स्टेज से मत जाइएगा। रुपेश जी प्लीज, रुपेश जी आप सभी से निवेदन है कि स्टेज पर जरूर रहिएगा। निवेदन है कि आप सब मंच पर पुनः आ जाएं। आत्मसमर्पण करने वाले जो ये हमारे बीच मौजूद है नक्सली, ये लगातार सुरक्षा की गारंटी चाहते थे। वही सुरक्षा की गारंटी जो है अब राज्य और केंद्र सरकार ने इनको दिया। आवास, रोजगार, शिक्षा, यही तो ये चाहते थे और इसी के लिए तो दर बदर भटक रहे थे और इन्हीं चीजों को अब गारंटी के साथ हमारी सरकार ने दिया है। निवेदन है कि सम्मान प्राप्त करने के बाद भी आप सभी मंच पर ही बने रहें। मंच से कृपया नीचे ना जाएं। मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से आप सभी मंच पर आ जाएं, मंच के ऊपर आ जाएं। और लगातार हमारी सरकार कहती भी है कि हम योजनाएं चला रहे हैं और जितने भी हमारे बीच ये मौजूद है माओवादी जो थे उनको गारंटी तो दी ही है और लोगों को ये भी सरकार ने बोला है कि इनको स्वीकारे, क्योंकि कोई भी परिस्थितियां रही, उन परिस्थितियों का शिकार होने के बाद, चाहे वो गरीबी है, अशिक्षा है या फिर कोई डर हो, बहकावे का साया हो, उनका शिकार होकर अगर कोई गलत रास्ते पर चला जाता है, कोई गलत राह अपना लेता है तो उसको सही राह पर लाना हम सभी का कर्तव्य है और उनकी मदद करना हमारा सरकार का दायित्व है। सामने आ जाएं। निवेदन करूंगा आप सभी सामने आ जाएं। विधायक जी के पास भी इस तरफ भी आ जाएं। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग यहां पर भी आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा और भी कुछ साथी जो यदि मंच के नीचे हो तो कृपया मंच पर आ जाएं। तो एक बार तालियां हो जाएं हमारे इन साथियों के लिए जो आज हमारे साथ मुख्य धारा में वापसी कर चुके हैं। सालों तक संगठन से जुड़े रहने के बाद इन्होंने ये निर्णय लिया कि जिस तरह से हमारी डबल इंजन सरकार काम कर रही है, निश्चित तौर पर जमीन पर बदलाव भी करना है। ऐसे में उस संगठन को छोड़ा जाए जो विनाश करता है और उससे जुड़ा जाए जो विकास की ओर अग्रसर है। मैं यहीं पर निवेदन करूंगी रुपेश जी से। रुपेश जी आपसे निवेदन है आप मंच पर रहें, क्योंकि लगातार जो है बस एक अपील कहीं ना कहीं कि आप भी सरेंडर कीजिए और पुनर्वास नीतियों से यहां पर जुड़िए। अगर कोई माओवादी जी एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के माध्यम से लगातार ये अपील करते भी आए हैं कि अगर कोई माओवादी राह भटक गया है तो जरूर यहां पर आए।
और पुनर्वास नीतियों के साथ सरकार के जुड़े। तो हमारे विधायक जी के लिए स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा एशियन न्यूज की डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर आहना पुंज जी से, कृपया विधायक जी का भी सम्मान करें। विधायक जी आज हमारे इस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है और थोड़ी ही देर में वो समय होगा जब विधायक जी से भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बस्तर के विकास के लिए उनका विजन क्या है। माननीय सांसद महेश कश्यप जी के स्वागत के लिए भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। माननीय सांसद जी का बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाएं। विधायक जी का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन ये धन्यवाद इस बात का बिल्कुल सूचक नहीं है कि अब आपको विदा लेना है। हम चाहेंगे कि आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े रहें। मैं निवेदन करूंगा हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों से कि कृपया मंच पर आप सभी आए। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है, लेकिन अपना स्थान आप निश्चित तौर पर ग्रहण करें। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद महोदय जी, आपने इतना समय दिया और साथ ही साथ जो सरकार की नीतियां हैं और किस तरीके से नीयत भी साफ हो चुकी है कि हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है और बस्तर की खूबसूरती को जो है पूरे विश्व में दिखाना है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ CCF बस्तर के मौजूद हैं आलोक तिवारी जी। आलोक जी, आपसे निवेदन है कि एक बार स्टेज पर प्लीज जरूर आएं और जो आपके विचार हैं, किस तरीके से आपने ये बारीकी से चीजों को देखा है, वो विचार साझा जरूर करें। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत हो जाए CCF बस्तर आलोक तिवारी जी का। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 लगातार जो है इन तमाम चीजों को आपको बारीकी से दिखाना चाहता है। घर बैठ के बस आपको लगता है कि नक्सलवाद मुक्त हो रहा है, लेकिन जंगलों की सुरक्षा कैसे होगी, वन संरक्षण कैसे होगा, इन तमाम चीजों के बारे में जानकारियां देंगे आलोक तिवारी जी। हेलो, सभी को नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाना चाहिए। मैं आपके साथ आहना पुंज एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के माध्यम से सर आपका तो स्वागत करना चाहूंगी। लेकिन लंबे समय से आपने हमारे वनों की संरक्षण की है, हमारे वनों को सुरक्षित किया है। लेकिन अब आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 30 दशकों पर अगर नजर डाली जाए या रोशनी डाली जाए, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है कि भाई पहले जो था ये दिक्कतों का सामना हमने करना पड़ता था, लेकिन अब 25 सालों के अंदर ये अंतर भी आया है और भविष्य में हमने ये टारगेट सेट कर लिए हैं जिसका हमें रिजल्ट भी बखूबी मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूंगा पृष्ठभूमि बताने के लिए कि हमारे पास जो पिछले 4 दशकों में जो बदलाव हुए हैं वन के प्रबंधन में, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका रख दूं। उसके बाद हम क्रम दर क्रम आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो मेजर बदलाव हुआ था वो 1988 की जो राष्ट्रीय वन नीति थी वो आई थी। उसमें सबसे बड़ा जो बदलाव देखा गया था कि हमारे पास वनों का संरक्षण जो होगा, वनों का संरक्षण हमें करना है तो जनता के सहयोग से करना है। इसके पहले वन को केवल देखा जाता था कि किस तरह से वनों से हमें ज्यादा से ज्यादा वनोपज प्राप्त हो सके, कास्ट प्राप्त हो सके, और उसको एक रेवेन्यू का सोर्स माना जाता था। लेकिन ये 1988 के बाद इसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने लगे। पहला बदलाव हुआ कि जब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमें वनों की सुरक्षा करनी थी तो वन प्रबंधन समितियां गठित होने लगी। इसके लिए राज्य शासन ने, तत्कालीन जो मध्य प्रदेश में हम लोग थे, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि इसमें संकल्प लिया कि किस तरह से स्थानीय लोगों के सहयोग से हम वन प्रबंधन समितियां बनाएंगे, जिसमें उस समय नाम दिया गया था वन सुरक्षा समिति और ग्राम वन समिति। इन 2 समितियों के माध्यम से हम वनों की सुरक्षा करते थे। जब ये सहयोग के लिए हम गांव को पहुंचे तो बहुत सारे गांव ने इसका स्वागत किया, लेकिन बस्तर में उस समय
यहाँ पर दूसरे तरह का माहौल था। यहाँ पर इस तरह का जिसमें आपको चारों तरफ बारूद के गंध सूंघने को मिलते थे। तो इस तरह की परिस्थिति थी कि आप वहां जाकर अपनी बातें नहीं रख सकते थे। लगातार जो बैठकें होनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते थे। अपनी शासन की नीति वहां नहीं पहुंचा पाते थे। तो हमारी बात जो दूसरे अंचलों में हो पाती थी, यहां पर वो संभव नहीं हो पाया। तो 1993 के बाद जो हमारी नीतियां बदली थी, जो 1993 में हमारा संकल्प आया था, संकल्प के बाद जो हमारी नीतियां बदली थी, उस बदलाव को बस्तर ने उस समय स्वीकार नहीं किया। तो बस्तर ने स्वीकार नहीं किया तो इसमें बहुत सारे ऐसे शासन की योजनाओं का लाभ, बहुत सारे ऐसे शासन के लोकहित में लिए गए निर्णय वो सीधे जनता तक नहीं पहुंच पाए। तो अब जो हम बदलाव देख रहे हैं कि अब बस्तर हमारा बढ़िया से खुली फिजा में सांस ले रहा है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अब हमारे बस्तर के रिवाइवल का समय है और बहुत तेजी से बस्तर का विकास होगा। क्योंकि दशकों से आप कार्य कर रहे हैं, आपने देखा भी है और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो जानते भी हैं कि आदिवासियों को हमारी प्रकृति से कितना प्रेम होता है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसका सामना आपको करना पड़ता होगा, कुछ विरोध होंगे जिसका सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि डेवलपमेंट अगर होती है तो लाजमी सी बात है किसी चीज को काटना पड़ता होगा, लेकिन वो विरोध जरूर देखना होता होगा। उसको कैसे आप ठीक करते होंगे, कैसे लोगों को समझाते होंगे या कैसे उन चीजों को सरकार तक पहुंचाते होंगे? देखिए, अभी हम लोग जो नए तरीके से, नए सिस्टम में हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो खुली फिजा है, इस फिजा में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी। तो इसमें रणनीति में पहला चीज आ रहा है, हम लोग एक गोंडी भाषा का शब्द है कि तासनद। तासनद मतलब मान के चलिए जीवंत संवाद। हम जीवंत संवाद के लिए हर गांव में, जहां पर हमारी अधोसंरचना लगभग समाप्ति हो गई थी, गांव में हमारा दखल या गांव में हम जाकर लोगों से बात करने की जो बात करते थे वो शायद नहीं हो पाता था। तो अब हम फिर से उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। हम गांव-गांव में समितियां गठित कर रहे हैं और उन समितियों से सीधा संवाद कर रहे हैं। संवाद में हम पहली चीज बता रहे हैं कि भाई ये वन आपका है और किस तरह से वनों से सीधा सीधा लाभ आपको मिलता है। मैं आपको उदाहरण के लिए 2-4 चीज बता दूं और इस मंच का लाभ लेके ये भी जनता को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो संयुक्त वन प्रबंधन के तहत हम ग्रामवासियों को यहाँ पर दे पाते हैं, ये चूंकि यहाँ पर बस्तर में वनों का जो वैज्ञानिक विद्वहन होता है वो नहीं होता था, तो इसमें जो लाभांश की राशि है 20%, वो राशि हम उनको नहीं दे पाते थे, जिसके वो मालिक होते हैं और स्वयं निर्णय लेके स्थानीय आवश्यकता के लिए जिस भी तरह की चीज हो वो बना सकते हैं। तो ये एक पहला लाभ हुआ। दूसरी चीज होती है कि कुछ राशि हम लोग चक्रीय निधि के तौर पर अपने सर्किल में, अपने वृत्त स्तर पर राशि रखते हैं और गांव की आवश्यकता के अनुरूप अगर कोई आय वृद्धि का संसाधन अगर वो विकसित करना चाहें, चाहे वो इको टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो आय मूलक किसी भी प्रसंस्करण के माध्यम से हो, किसी वनोपज के संग्रहण और उसके विपणन से जुड़ा चीज हो, या कोई अन्य आय मूलक जो संसाधन हो सकते हैं उससे विकास के लिए, जैसे मछली पालन हो सकता है, मशरूम का उत्पादन हो सकता है, इनकी राशि अगर उनको चाहिए होगी तो वो भी 4% सामान्य ब्याज के दर से उनको ऋण दिया जाता है। 4% सामान्य ऋण जो है, सामान्य ब्याज की दर, ये कहीं भी किसी संस्था के द्वारा नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये वन विभाग अपने हितग्राहियों को, अपने वन प्रबंधन समिति के सदस्यों को उपलब्ध कराता है। इससे वो गाड़ियां लेकर भी बहुत सारे इको टूरिज्म के क्षेत्र में चलाते हैं। बहुत सारे इको टूरिज्म के क्षेत्र होम स्टे और बाकी दिगर चीजों को विकसित करते हैं और ये विकास से न सिर्फ उनका आर्थिक उन्नयन हो रहा है बल्कि वो आर्थिक संपन्नता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो नहीं पहुंच पाती थी अब धीरे धीरे पहुंचने लगी हैं। तो इस तरह से हमारा ये पहला प्रयास रहेगा। दूसरा एक चीज मैं बता दूं कि हमारे पास अभी लगातार इस तरह के आवेदन आने लगे हैं कि आप किस तरह से हमें किस किस योजना में मदद कर सकते हैं। तो शासन की दूसरी योजनाओं के लाभ भी हम उनको पहुंचाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें
मैं तेंदुपत्ता के तहत बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें छात्रवृत्ति हम देते हैं, जो शिक्षार्थी हैं उनको मिलता है। बहुत सारी ऐसी राशि जो हम बीमा के तहत उनको उनके परिवार को देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी आपको आमदनी के जरिया आमदनी के स्रोत हो सकते थे वो पहले बंद थे। वो राशि वो किसी न किसी रूप से शासन की योजना अब जनता तक लगातार पहुंचने वाली है और पहुंच रही है। तो उसके प्रयास में हम काफी सफल हो रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि जैसे सरगुजा संभाग में भी देखा जाता है हाथियों का तांडव रहता है और इसी बीच बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो वन विभाग की ओर से आती हैं, कुछ योजनाएं होती हैं राज्य सरकार भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है। तो बस्तर में अगर ऐसे कुछ चीजें रहती हैं, राज्य सरकार वन विभाग किस तरीके से सामंजस्य बिठाकर उन योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश करे ताकि हमारे वन्य जीवों का भी संरक्षण हो सके? देखिए, खास तौर से मैं बस्तर के बारे में बोलूंगा। अभी माननीय सांसद महोदय ने यहाँ अपने मंच से एक चीज का उल्लेख किया है कि बस्तर में इको टूरिज्म के क्षेत्र में जितनी संभावना है उसका मैं समझता हूं कि 5% भी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मैं माननीय सांसद महोदय को इस अवसर पर बहुत मैंने उनके इस वाक्य के लिए शुभेच्छा भी प्रस्तुत करता हूं अपनी, कि न सिर्फ ये मान के चलिए बस्तर में एक एक कोना दर्शनीय है, एक एक कोना जो वनाच्छादित है वो दर्शनीय है और वहां पर इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। चाहे वहां यहाँ के जलप्रपात हो, चाहे यहाँ का लैंडस्केप हो, चाहे यहाँ के वन हो। आप माचकोट के जंगल में एक बार केवल ट्रैकिंग करके आ जाइए, आपकी जो चेहरे पे ताजगी आएगी, मैं नहीं समझता कि वो कहीं भी आपको दिखाई पड़ सकता है। तो इस प्रकार अनेक ऐसे स्थान जो बस्तर में, मैं समझता हूं कि शायद ढोलकल का जो गणपति बाबा हैं उनको बहुत कम लोग देखे होंगे, लेकिन अब हमने विकास कर लिया है कि आप ढोलकल तक जा सकते हैं और बाकायदा गणपति जी के दर्शन करके आप वापस आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हम धीरे धीरे, आप देखेंगे कि बस्तर में ही संभावना थी, आप तिरिया में जाके बैम्बू का राफ्टिंग करते हैं, धुड़मारास में बैम्बू का राफ्टिंग करते हैं, इसी तरह से कुमाररास में बैम्बू की राफ्टिंग करते हैं। अनेक प्रकार के तुंगल डैम में आपको सुकमा के पास एक से एक चीजें मिलेंगी जहां पर आप इस तरह की संभावना आप चाहे पाएंगे, जहां पर आपको लगेगा कि न सिर्फ आय के संसाधन बढ़ रहे हैं बल्कि जनता के लिए बस्तर का एक विजन सामने आ रहा है कि किस तरह से हमारा बस्तर तो ये लाइव तस्वीरें आप एशियन न्यूज की तरफ से देख रहे हैं, जहां पर बस्तर में एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 द्वारा मिशन 26 का आयोजन किया गया है, जहां पर सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है। बस्तर के विकास पर चर्चा हो रही है। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, अभी CCF आलोक तिवारी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं बस्तर से, जहां पर एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 द्वारा मिशन 26 का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस आयोजन में सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है, बस्तर के विकास पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, नक्सलवाद खत्म होगा 31 मार्च 2026 को अमित शाह ने ये कहा था। हमारे CCF बस्तर आलोक तिवारी जी को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, तो ये लाइव तस्वीरें आप बस्तर से देख रहे हैं, जहां पर एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 द्वारा मिशन 26 का आयोजन किया गया है। का साया है और ना कोई बारूद की गूंज अब आपको सुनाई देगी, क्योंकि अब जो है लाल आतंक के अंत की ओर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज बस्तर में अगर कुछ गूंज रहा है तो वो विकास की आवाज है और विश्वास की दस्तक है, जो आपको केंद्र की जो नीतियां हैं, जो पीएम मोदी का संकल्प है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है, उसके द्वारा आपको सुनने को मिल रहा है। और अब नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच मौजूद है मनीष पारेख जी, प्रदेश
सह संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ ये है हमारे बीच मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में जरूर मैं बुलाना चाहूंगी संपत झा जी, माटी फिल्म प्रोड्यूसर और अग्नि सदस्य ये हैं संपत झा जी। एक बार प्लीज आप स्टेज पर आ जाइए। सुशील मौर्य जी कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं। सुशील जी आप भी प्लीज स्टेज पर आ जाइए। नवनीत चांद जी मुख्य संयोजक बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा, लगातार कार्य कर रहे हैं। बस्तर संभाग अध्यक्ष हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। आप सभी से निवेदन है कि स्टेज पर जरूर आए। सम्मानित मंच और आदरणीय हमारे अतिथिगण जो हमारे माननीय स्टेज पर आ रहे हैं, एक बार आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत जरूर करें। क्योंकि देखिए अगर पक्ष यहां पर आपने जाना, आपने सरकार की योजनाओं के बारे में जाना, लेकिन एक अच्छा विपक्ष एक अच्छी सरकार का गठन करता है। क्योंकि विपक्ष कुछ ऐसी चीजें होती हैं, बारीकियां होती हैं जो जनता के द्वारा अगर नहीं लेकर आ पा रहे हैं तो कांग्रेस या फिर जो विपक्ष होता है वो उस आवाज को बुलंद करता है, सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उन बारीकियों को, उन गलतियों को और उन तमाम जनता की आवाज जो दब रही है उसको जो है सरकार तक लगातार पहुंचाता है। और यही आवाज लगातार हमारा विपक्ष पहुंचा रहा है। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अमित शर्मा, प्लीज बी ऑन स्टेज, और विचार कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि विपक्ष अब क्या सोचता है कि क्या वो खामियां हैं जो सरकार की ओर से छूट रही है, क्या वो चीजें हैं जो अभी भी रह रही हैं, और क्या है वो कार्य जो लगातार जो है विपक्ष चाहता है कि ध्यानाकर्षण जरूर हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए हमारे तमाम माननीयों का। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। और एशियन न्यूज प्लस 21 इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण इन 2 चैनलों में भी आप देख सकते हैं। इस समय लगातार ये जो पूरा फीड है हम इसे प्रसारित भी कर रहे हैं, और लाइव जो हमारे प्रदेश की जनता है, जो और भी राज्य है, वहां से भी लोग इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। मंच पर मेरे साथ मौजूद हैं संपत झा जी, मैं बहुत स्वागत करूंगा। समाज सेवक, फिल्म निर्देशक हैं और बस्तर की परिकल्पना को साकार करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म का इन्होंने निर्माण भी किया है। आने वाले समय में और क्या भूमिका होगी इस पर भी इनसे बात होगी। नवनीत चांद जी हमारे साथ है, मुख्य संयोजक है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा से, बस्तर संभाग अध्यक्ष है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से। और इनके अलावा सुशील मौर्य जी का भी बहुत स्वागत करूंगा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं और लगातार एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका पर जहां कहीं पर भी कुछ कमी होती है इस पर भी बात उनकी होती है। चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं सुशील मौर्य जी। मैं चाहूंगा कि माइक आपके बाएं हैं और जरूर ये जानना चाहूंगा सुशील मौर्य जी की सरकार का पक्ष तो हमने इस मंच पर लिया, हमने जाना कि किस तरह से हमारे माननीय सांसद जी जो हैं वो लगातार बस्तर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक युवा के तौर पर हम देखें, क्योंकि आप एक युवा नेतृत्व करता है, कितना बदलता हुआ बस्तर आज बस्तर का युवा देखता है, किस तरह से ये बदलाव आप देखते हैं? देखिए जी, बस्तर तो जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से बस्तर बदल रहा है, और इस बदलाव की कड़ी में पूर्व की भी सरकारें, वर्तमान की सरकारें, हर सरकारें काम करते आई है। परंतु जो अभी जी बदलाव होना था वो बदलाव कम दिख रहा है। और बस्तर कभी हमारे सांसद महोदय जी ने भी कहा, बस्तर में जल जंगल जमीन जी के मुद्दे पर मौजूदा सरकार जी अच्छा काम नहीं कर पा रही है। नक्सलवाद खात्मे का जरूर सरकार श्रेय ले रही है, पर यह श्रेय पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के देन है। जो ये अच्छा। नक्सल समर्पण नीति है वो 2023 के रिप्लेसमेंट है। और हमारी सरकार ने जी 367 स्कूलों में 260 से अधिक स्कूलों का फिर से संचालित किया गया। 196 से अधिक गांव में बिजली पहुंचाई गई। बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर की भर्ती की गई। अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का विकास किया गया। इसके बावजूद भी सरकार को जो अभी करना चाहिए था वो कर नहीं पा रही है। और दूसरी बात, नक्सलवाद खात्मे के नाम पर यह सरकार जी औद्योगिक आतंकवाद ला रही है, जी जिसको लेकर बस्तर का हर एक आदमी काफी आशंकित है। लेकिन इस पर नक्सलवाद मैं से डरते रोकना जरूर जरूर चाहूंगा सुशील जी, जिस तरह से उद्योग पर हम बात कर रहे हैं,
माननीय सांसद जी ने कहा कि कहीं न कहीं ये भ्रम है और ऐसी भी योजनाओं पर सरकार काम करने जा रही है जिससे यहाँ के जो जल है, जंगल है, जमीन है, जो आदिवासियों की संस्कृति है, उन्हें कोई खतरा ना हो। तो क्या विपक्ष इस विजन में सरकार के साथ है? विपक्ष जनता के साथ है जी। और ये सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अच्छा। अभी बैला डीला की खदानें जी। आज ही पेपर में आया है कि बिक गई है। केंद्र सरकार ने खनन की मंजूरी दे दी है। कांकेर के खदानें बिक रही हैं, प्राइवेट हाथों में जा रहा जी। है। यहाँ के पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी सड़कों पर आकर विरोध कर रहा। तमनार के जंगल हो, चाहे रायगढ़ के जंगल हो, चाहे बस्तर के जंगल हो, यहाँ का युवा और यहाँ के गैर आदिवासी, चाहे कोई भी समाज का हो, बस्तर के अंदर जो जल जंगल जमीन का जो शोषण होने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया, उससे काफी दुखी है। और जंगलों की कटाई इतनी ज्यादा हो रही है कि बीजापुर के शेर बस्तर भाग के आ रहे हैं। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो सरेंडर नीति है जी। इस सरेंडर नीति के पीछे औद्योगिक सरेंडर नीति है। आखिर इस सरकार ने ऐसा क्या पुनर्वास नक्सल उन्मूलन लागू कर दिया कि अचानक सरेंडर होते जा रहे हैं? नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, हर एक बस्तरवासी की सोच है, चाहे वो किसी भी दल से हो। पर नक्सलवाद समाप्त करके आप ये औद्योगिक आतंकवाद बस्तर में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा क्लियर नहीं है। 2014 से नरेंद्र मोदी जी हैं जी। आखिर अमित शाह पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्या वो छत्तीसगढ़ में 2018 में तो कांग्रेस की सरकार आई ना, उससे पहले तो सरकार बीजेपी की थी। उनके डायरी में नहीं था क्या नक्सलवाद खात्मा है? 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार थी, तब भी उनके जहन में नहीं था। अचानक आ रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त कर रहे हैं, अच्छी बात। यही तो बात कही जाती है ना सुशील जी कि देखिए सरकार का निश्चित तौर पर यही कहना है कि देखिए केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में भी सरकार इनकी, तो डबल इंजन सरकार के साथ डबल गति से काम हो रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार छत्तीसगढ़ की धरा पर आ रहे हैं। और जो समर्पण का रेट है, हमने देखा कि परसों ही 29 नक्सलियों ने सुकमा में सरेंडर किया, अपने हथियार डाल दिए, मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। लेकिन कहीं ना कहीं तो बदलाव को स्वीकारेगा विपक्ष की देखिए सरेंडर रेशियो लगातार हमारा बढ़ रहा है। आज जब आप बस्तर आते हैं, चाहे आप प्रदेश के किसी भी संभाग में रहते हो, रोड कनेक्टिविटी भी पहले से काफी बेहतर हुई है। लेकिन बतौर विपक्ष क्या कोई सुझाव भी सरकार को देना चाहेंगे कि हाँ भाई इस दिशा में तो काम आप कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में भी जरूर फोकस होना चाहिए? देखिए, सरकार को जगाने के लिए विपक्ष होता है और विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल निभानी भी चाहिए। सड़कों का विस्तार जी मेरे हिसाब से तो मैं 2 सालों में नहीं देख पाया हूं कि कोंटा की सड़कें जो थी वैसे ही हैं, हमारी सरकार ने बनाए थे। भोपालपट्टनम के जो बीआरओ जो रोड बनाई वो हमारी सरकार की देन है जी। पटनम के अंदर सिलगढ़ तक सड़कों का विस्तार हमारी सरकार की देन रही है। इस सरकार ने क्या किया है? जो सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो सड़क बनाई थी उसी को ये मरम्मत जीर्णोद्धार कर दिए, इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनके पास तो पैसे नहीं है, बार बार उद्घाटन होते हैं, काम तो होते नहीं है। अच्छा। मैं के पूरे गांव में जाकर बीजेपी के सरपंच मुझको फोन करते हैं जी, सुशील भाई हमारी सरकार में काम नहीं हो पा रहा, आप लोग आवाज उठाएं। जी। ये पूरे बीजेपी के सरपंच पंच तक बोल रहे हैं कि विकास हो नहीं रहा, सिर्फ दिखावा बाजी चल रहा है। और ये बंद होना चाहिए। सरकार को जनादेश मिला, अच्छा काम करे, जनता का दिल जीते। जो हमारे कांग्रेस की बेहतरीन योजनाएं थी उसको अच्छे से संचालित करे। आत्मानंद का आपने 67% बजट कम कर दिया। रीपा में अरबों रुपया खर्च हुआ, उस रीपा पर सरकार तालाबंदी का काम कर रही है। जी। क्या है, बिजली बिल योजना आपने हाफ योजना को बंद कर दिया। आम आदमी परेशान है। आप महतारी वंदन योजना के नाम पर 1000 तो दे रहे हैं जी, पर अब कई गुना उनसे वसूली कर रही है, बंद होना चाहिए। 5 साल ऐसा काम करिए कि भी हटाती है, किसी को भी जीता। सुशील मौर्य जी जनता ये के कह रहे हैं कि जनादेश। 5 साल ऐसा काम करे कि दिल खुश हो जाए, जनता भी खुश हो जाए और फिर से एक बार मौका दे, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, काम तो हो ही नहीं रहा है, आम जनता परेशान है जी। किसी भी सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया जी। मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आम लोग बोलते हैं। सरकार ने सत्ता में वापसी नहीं हो पाई, अलग बात है, पर काम आज जो जितनी भी हमारी 93 योजनाएं थी जी,
शायद सरकार जी उन योजनाओं को भी अच्छे से संचालित नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के महतारी वंदन योजना को छोड़ दिया जाए, जी। एक भी योजना नहीं। वनोपज हमने 63 प्रकार के वनोपज के एमएसपी के दाम हमारी सरकार ने बढ़ाए। जी भारतीय जनता पार्टी की तो पहले भी सरकार थी, और इस सरकार 15 और ये 17 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत सारी चीजें देखी है। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताड़मेटला कांड, रानी बोदले काम, झीरम के कांड देखे हैं, और इस सरकार से उम्मीद क्या हो सकता है कि फोड़वा कांड भी हुआ, पर मौजूदा सरकार पुनरावृत्ति ना करे, अच्छा काम करे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जी। और वनोपज पर एमएसपी बढ़ाए और आदिवासियों का और बस्तर वासियों का दिल जीते। जी। यही मेरी इनसे अपेक्षा है। तो सुशील मौर्य जी जो कि कांग्रेस से हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि देखिए सरकार काम तो कर रही है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पिछली सरकार ने शुरू किए थे। इस पर जब हमारे साथ माननीय विधायक जी पैनल में होंगे तो उनसे हम जरूर जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन चूंकि अभी विपक्ष की बारी है तो हमारे साथ एक और शख्स यहाँ पर जो मौजूद है उनसे भी जरूर मैं तारुफ करना चाहूंगा। नवनीत चांद जी, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान, जब जगदलपुर में हमने एक पब्लिक डिबेट का आयोजन किया था। और हम जानते हैं कि बस्तर का बेटा, जैसे कि आपको संज्ञा भी दी गई है, युवा है, नौजवान है, युवा पीढ़ी का आप नेतृत्व करते हैं, और लगातार हम देखते हैं कि विभिन्न मोर्चों पर जहां कहीं पर भी चीजें होती हैं उस पर आप बात भी करते हैं। मुख्य संयोजक हैं आप बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के, और बस्तर संभाग अध्यक्ष हैं जनता कांग्रेस से भी। लेकिन सरकार ने जो काम किया है आज कहीं ना कहीं, तो क्या जो थर्ड फ्रंट है वो भी इसे स्वीकार करता है, और जो बस्तर का युवा है, जो सबसे पहले एक बड़ी चुनौती हमारे सामने होती थी रोजगार की, क्या मानते हैं कि आज पहले से ज्यादा अवसर हमारे युवाओं के पास बस्तर में है? नमस्कार, आपका सवाल बड़ा अच्छा और बहुत रोचक है, और इसका जवाब भी बतौर विपक्ष होना चाहिए। पहले ही मैं बात कहना चाहता हूं कि 2003 में स्वर्गीय अजीत जोगी जी के समय में नगरनार स्टील प्लांट की आधारशिला रखी गई जी। और जब वो आधारशिला रखी गई तो ये कल्पना किया गया कि बस्तर के अंदर में विकास और स्वरोजगार और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी। 2008 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार चली। वो सरकार 2018 तक चली, और उस दौरान ये एनएमडीसी स्टील प्लांट का अधिग्रहण और हुआ, और उस स्टील प्लांट में ये और एक परिकल्पना की गई कि बस्तर के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और 2018 से लेकर 23 तक भूपेश बघेल जी की सरकार थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी ने नगरनार से एक पदयात्रा की थी बस्तर संभाग कमिश्नर कार्यालय तक, और वहां की मिट्टी को उठाया था, और मिट्टी को उठाकर कसम खाया था कि यदि बस्तर में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण के सबसे बड़े विरोधी साबित होंगे। जी। परंतु 2018 से लेकर 23 तक एक रोचक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। स्वर्गीय अजीत जोगी जी के समय में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, बस्तर की जनता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रखी गई थी वो है उद्योग डिपार्टमेंट के पास वो जमीन जिस पर नगरनार स्टील प्लांट ने अपनी आधारशिला रखी है। और मैं आपको बताऊं कि वो सरकार ने मात्र 33 करोड़ रुपए में 1 रुपए स्क्वायर फीट में ये जमीन एनएमडीसी को हस्तांतरित कर दी। और आज जिस निजीकरण को लेकर, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी 2018 से लेकर 23 के बीच में, तब उन्होंने इस मुद्दे को बुलाया कि निजीकरण जब हो रहा है तो भूपेश सरकार क्या कर रही है। परंतु अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं इसी मंच के माध्यम से दोनों ही सरकार के मुखियाओं से यह सवाल करना चाहता हूं कि 33 करोड़ रुपए में आपने बस्तर का भविष्य और उस बेरोजगार युवकों की अस्मिता को बेच दिया। अगर आज वो 33 करोड़ रुपए ना लेकर एनएमडीसी को लीज हस्तांतरित नहीं की गई होती तो आज निजीकरण में सबसे बड़ा बाधा वो जमीन होता, पर वो जमीन अब एनएमडीसी के पास मात्र 33 करोड़ रुपए में दी गई है। अब आपके सामने मैं एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे बीच दंतेवाड़ा के विधायक भी यहां पर है, और जब वो मंच पर हो तो ये सवाल उनसे जरूर पूछिएगा कि 23-24 का ये डीएमएफ का रिकॉर्ड है। 23-24 का वित्त रिकॉर्ड है जो डिस्ट्रिक्ट दंतेवाड़ा के द्वारा स्नैक पर जारी किया गया है। हजारों करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च इसमें बताया गया है। और 24-25 का ये प्रस्तावित जो है ये काम है जो सैंक्शनड है।
तो अब सवाल ये उठता है कि 7,000 करोड़ रुपए यदि हम डीएमएफ और सीएसआर में लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी बस्तर में पलायन की सबसे बड़ी समस्या, जी, सलवा जुड़ुम के बाद लगभग, ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े हैं, बस्तर कमिश्नर के आंकड़े हैं कि 10,000 परिवार तेलंगाना में आज की डेट पर पलायन करके हैं 2007-8 के बाद। रोजगार के लिए रोज बस्तर जिले के चित्रकूट विधानसभा के 4 ब्लॉक में से खास तौर पर बास्तानार, दरभा और लहोंडीगुड़ा ब्लॉक के सबसे ज्यादा मात्रा में पलायन की संख्या दर्ज है श्रम विभाग बस्तर जिले के ऑफिस में। तो सवाल ये उठता है कि जिस रोजगार की परिकल्पना सरकार कर रही है युवाओं के लिए, वो रोजगार कहाँ है? ठीक है। आज 10,000 से ज्यादा असंगठित कर्मचारी एनएमडीसी स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, गेट के बाहर जनप्रतिनिधि खड़े हो जाए, आधार कार्ड चेक कर लें कि आखिर वो रोजगार जो जनरेट हो रहे हैं वो रोजगार कहां और किन लोगों को मिल रहे हैं। तो सवाल तो बनता है कि जो एक बड़ा बोलते हैं ना कि पुराने नए पैकेट पे पुराना मसाला बेचा जा रहा है, तो ये कुछ उसी तरह की चीजें हैं। उद्योग 2003 में भी थे, उद्योग 2018 में भी है और उद्योग 2023 के बाद भी है, पर जो रोजगार के विषय है उन पर सरकार अभी तक आंकड़े नहीं दे पाई है कि कितने कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर विपक्ष की बहुत चिंता है कि जो बस्तर के युवा हैं उन्हें कहीं और ना जाना पड़े, इसके लिए सरकार क्या काम करेगी, इस पर भी जरूर सरकार से बात होगी। हमारे साथ इस पैनल में एक और अहम शख्सियत संपत झा जी भी मौजूद हैं, समाज सेवक हैं, फिल्म का निर्माण भी संपत जी आप करते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं कि बस्तर को पहले केवल हम दूर से देख पाते थे, लेकिन आपके जैसे जो फिल्म निर्माता हैं संपत जी, वो पहले पर्दे पर जब से बस्तर की खूबसूरती को उकेरा है, वाह, मन करता है कि बरबस बस्तर को देखा ही जाए। क्या विजन आपका था इस पूरे फिल्म के निर्माण के पीछे, और आने वाले समय में क्या मानते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र में तो बस्तर विकास करेगा ही, लेकिन क्या कोई उद्योग फिल्म से संबंधित भी बस्तर में स्थापित किया जा सकता है? कितनी संभावनाएं देखते हैं आप? देखिए, फिल्म का जो मेरा स्टोरी था एक्चुअल में, और उसके साथ प्रोडक्शन और मेरी पूरी टीम थी। फिल्म बनाने का उद्देश्य यही था, जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ ही था। नक्सलियों की जो क्रूरता है, नक्सलियों की जो हिंसा है, हम लोग छोटे स्तर पे इसका प्रचार, नक्सलियों का विरोध किया करते थे। काफी साथियों की हत्या भी हुई। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, एशियन, पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कि बस्तर जैसी जगह पर आकर आपने पूरे देश दुनिया में बस्तर को लाने की कोशिश किया और हम लोगों को मौका दिया और हम लोगों से 2 शब्द बुलवाए। मैं यही बताऊंगा कि नक्सलवाद बड़ी समस्या थी और स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ा, बड़ी लड़ाई लड़ा। इसमें सबसे बड़ा नाम बस्तर में स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जी का। प्रशासनिक अफसरों ने भी ये लड़ाई लड़ा। टीजे लांकुमेर साहब, यदि बस्तर के लोगों से आप पूछेंगे तो नक्सलियों के खिलाफ वो एक अभियान चलाते थे और नक्सलियों के खिलाफ वो काम करते थे। बाद में और भी बहुत सारे प्रशासनिक अफसरों ने नक्सलियों के खिलाफ काम किया, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारों की वो इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी जो अभी वर्तमान में अमित शाह जी का बयान से दिखता है। जी बिल्कुल। और ये जो आप 50-50 कोस, जो एक शोले फिल्म का डायलॉग है ना, कि गब्बर का नाम सुनोगे तो 50-50 कोस तक बच्चे वाला, वो सेम स्थिति अभी है। यदि ये जंगलों से यदि हथियार लेके सरेंडर कर रहे हैं तो ये केंद्र सरकार की उस लीडर की इच्छा शक्ति के बदौलत है। मैं ईमानदारी से आपसे बताना चाहता हूं, देखिए, नक्सली समर्थक जो हैं वो देश के अंदर बहुत भयंकर रूप से काबिज है। अभी भी नवनीत भाई ने बोला कि सलवा जुड़ुम की वजह से 10,000 लोगों ने पलायन किया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सलवा जुड़ुम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नक्सलवाद यहां हावी थे। और मैं सलवा जुड़ुम में कभी रहा नहीं, लेकिन जब हम लोगों ने बस्तर में अग्नि को लेकर या सामाजिक एकता मंच को लेकर जब हम लोगों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया तो ऐसे ऐसे न्यूज हमारे खिलाफ छपते थे। तो हम लोग खुद से हैरान हो जाते थे। मीडिया में बहुत दमदारी से उनकी पहुंच है, कोर्ट में है वो, आपके राजनीतिक पार्टियों में है वो, विश्वविद्यालयों में है, उनका अपना एक बड़ा एजेंडा है। और जो लोग उनका समर्थन करते हैं उनको न्यूयॉर्क में स्पेशल उनको कार्यक्रम में बुलाया जाता है, अमेरिका जैसे शहरों में, दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में। तो ये बात हम लोगों को समझ में, और यही सारी बातों को ध्यान में रख के मैंने फिल्म बनाया था।
फिल्म को लेकर मेरे काफी दोस्तों मित्रों ने ये बोला भी था कि संपत भाई आप जो फिल्म बनाए हैं ये समस्या परक बनाए हैं, जी, जबकि जनरली फिल्म जो है वो थोड़ा मसालेदार होना चाहिए, कमर्शियल बेस्ड आप गए हैं तो। जी। लेकिन मैंने सर जो नक्सलियों की क्रूरता थी मैंने उसका 5% इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की। कर्मा जी को वो सपोर्ट नहीं मिला, पिछले पुराने अधिकारियों को भी वो सपोर्ट नहीं मिला। जी। अभी जब केंद्र की सरकार स्वयं से जी बस्तर को लेकर अगर वो जिम्मेदारी से है तो उसमें इस बीच आप एक विशेष बात का ध्यान रखिएगा और विशेष बात का ध्यान देखिएगा कि उनका नैरेटिव भयंकर तेजी से फैला हुआ है कि नक्सली इसलिए खत्म कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन का यहां दोहन होगा। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बस्तर से कब से दोहन बंद हुआ है? 1967 से माटी के मोल लोहा जा रहा था, जापान जा रहा था, जी, और विभिन्न जगहों पे जा रहा है, एसआर पाइपलाइन के माध्यम से जा रहा है। जी। आपका दिल्ली राजहराव का जो आयरन अभी 2025 में खत्म हुआ है और रावघाट तक रेल लाइन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सारी बातें आप यहां पे ये बताते हैं। जी। तो ऐसी बातों पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम नक्सली समर्थकों का संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में जी सर, सबको मिलकर नक्सलवाद से लड़ने की जरूरत है। जी। उसके बाद तो हम लड़ लेंगे, क्योंकि क्या जापान जो लोहा जा रहा था, जी, क्या बस्तर से जो खनन हो रहा है, क्या लाल पानी आज वो पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? पी रहे हैं। नक्सलियों ने ऐसी कौन सी सुविधा उपलब्ध करा दी बस्तर में? बिल्कुल। एक शिक्षा दूत की, भाई साहब, एक शिक्षा दूत की हत्या करते हैं वो, जी, एक सिपाही की हत्या करते हैं वो। आप एक बात बताइए कि उस गांव में फिर कौन जाके पढ़ाएगा? जी। आप ठेकेदार की हत्या कर देते हैं, कौन जाके सड़क बनाएगा? अभी सर जो सरकार है, क्या लगता हाँ, है ये महत्वपूर्ण लाइन है। जी। और मैं बता रहा हूं जिस दिन नक्सली खत्म हो जाएंगे उस दिन हमारे ही समाज के लोग खड़े होंगे और बोलेंगे आप मिनरल पानी पीते हैं, कम से कम हमें शुद्ध पानी की व्यवस्था कराइए। बिल्कुल। आज हमारी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने जब रेल के लिए पदयात्रा किया था और उसके बाद हम लोग रायपुर में डीआरएम साहब के पास गए थे, हमारे यहाँ चेंबर और कुछ समाज प्रमुख के लोग गए थे, तो डीआरएम शब्द का एक लाइन था कि अरे भाई हम तो 24 घंटा रेलवे काम करता है, लेकिन आप ही के यहाँ एक समस्या है। और हमने उनसे बोला भी कि सर आप सिर्फ आप वहीं तक रेल क्यों ला रहे हैं जहां से आपको खनन करना है, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमिट किया था 2015 में जी कि रेल हम जगदलपुर तक देंगे। हाँ। प्रशासन प्रेशर पे और अपने फायदे पे बस्तर से वो खनन प्रक्रियाएं चालू रखा है जी। और उसमें जो हम लोगों ने कभी पे भी आवेदन दिया या स्थानीय बड़े अधिकारियों को, तो फील्ड में नक्सल समस्या के नाम पर वो गंभीरता नहीं दिखती थी। अभी वर्तमान में जो इन्होंने डेडलाइन बनाया है, ये डेडलाइन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो यही बोलूंगा, इसी प्रयास के लिए जोरदार तालियां हो जाएं कि जो डेडलाइन है, एक समय सीमा जब हम निर्धारित करके चलते हैं तो ये साफ हो जाता है कि हमारी मंशा भी है और नियत भी बिल्कुल साफ है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस मंच पर जुड़ने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे सभी पैनलिस्ट के लिए। और मैं निवेदन करूंगा इस समय आप मंच पर हमारे साथ मौजूद रहें और मैं यहां दरख्वास्त करना चाहूंगा हमारी डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव एडिटर आना पुंज जी से, कृपया वो मंच पर आए और उनके साथ ही जनरल मैनेजर भावेश तिवारी जी से आप सभी का स्वागत है। फिर से लेके चलते हैं आपको जगदलपुर, जहां पर एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम मिशन 26 में आपको राज्य हो या केंद्र सरकार हो वो तो मिल ही रहा है, लेकिन दंतेवाड़ा को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि वहां पर अगर दिक्कतों का सामना करना पड़ता तो महिलाओं को, कुछ ऐसी खबरें हमेशा सामने आती हैं कि यदि प्रसव के दौरान महिलाएं होती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पर ऐसे सुदूरवर्ती इलाके होते हैं जहां पर एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से मेरे को दंतेवाड़ा को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य हैं जो हमारी सरकार ने सुनिश्चित कर रखे हैं और आगे हमें इसको जरूर करना है। धन्यवाद। आज दंतेवाड़ा के बारे में मैं बताना चाह रहा हूं। अब दंतेवाड़ा जिला एक ऐसा जिला है, हमारे बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर से पूरे माओवादियों के घेरे हुए थे और ऐसे बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र रहा। और मैं बताना चाहता हूं कि उस दंतेवाड़ा जिले के सुदूर अंचलों में विकास की काम, कोई काम करना तो छोड़ दो, वहाँ पर पूरे
माओवादी के कारण, नक्सलवादियों के कारण वहां पर आज तक कोई काम ही नहीं हुआ है। और अब हम सबको उम्मीद है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प है और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का ये नक्सलवाद खत्म करने का एक उनके भी संकल्प है, जिसके नेतृत्व में हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की माओवाद नक्सलवादों पर एक पुनर्वास नीति लाया है, जिसके कारण आज बहुत बड़ी नक्सलियों के साथ लड़ाई लगातार चली और इस लड़ाई के बीच हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ये पुनर्वास नीति से हमारे कई नक्सलवादियों के द्वारा, बड़े लीडरों के द्वारा ये पुनर्वास नीति को पसंद करके सरेंडर करके आज हमारे दंतेवाड़ा और पूरे बस्तर में अपने माओवादी जंगलों में जिस प्रकार काम करते थे उसको छोड़कर मुख्य धारा में आज शामिल हुए हैं। और जिसके कारण ही आज हम सुदूर अंचलों में विकास की बात अभी कर पाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, अभी हमारे नवनीत भाई ने अभी बता रहे थे डीएमएफ के बारे में मेरे दंतेवाड़ा जिला में, और मैं उन भाई को बताना चाहता हूं, ये 18 में कांग्रेस की सरकार आई। जब से कांग्रेस की सरकार आई, जितने डीएमएफ की राशि होता था उस डीएमएफ की राशि को केवल और केवल भ्रष्टाचार कर दिया, जिसके कारण कोई भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। और संवेदनशील क्षेत्र का बहाना बनाकर ये काली कागजों में भ्रष्टाचार किया है, और उसका नतीजा भी हमारी सरकार विष्णुदेव की सरकार आई और उस डीएमएफ की जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दिया था उसको भी हमारी सरकार ने नहीं छोड़ी और सीधा जेल का रास्ता दिखाया। लगातार ऐसे डीएमएफ को, भ्रष्टाचार करने वाले को जेल तक पहुंचाना पड़ा। और अभी सुशील मौर्य ने बोल रहे थे कि भाजपा के सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया। मैं उनको बता देना चाहता हूं, हमारे यहाँ गीदम में एजुकेशन हब बना है, वो इतना बड़ा 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने उनको बिल्कुल पोताई तक नहीं कर दिया था, उसको बाकी मेंटेनेंस तक नहीं किया था। जैसे ही हमारी सरकार आई, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पुनः उस स्कूलों का जीर्णोद्धार हुआ। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अभी डीएमएफ की बात करते हैं, हम 400 करोड़ रुपया में हम एजुकेशन सिटी स्कूल चलाते हैं, चूलो आसमान जैसा संस्था चलाते हैं। उसके बाद 17 पोटा केबिन संचालन करते हैं। एक पोटा केबिन में 500 बच्चे होते हैं। वहाँ के कर्मचारी से लेकर सारे बच्चों का पूरा संचालन डीएमएफ मद से किया जाता है। उसके अलावा भी हमारी सरकार लगातार अभी विकास की काम कर रही है। अभी मैं बता दूं आप लोगों को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब बहुत हमारे मेरे दंतेवाड़ा जिला में बड़े रोड 13 रोड स्वीकृत हुआ है, अब टेंडर लग गया है। और पीडब्ल्यूडी से भी अलग, उस विभाग से भी स्वीकृत हुआ है। ऐसे अलग अलग विभागों से स्वीकृत हुआ है
और लगातार अभी सभी का टेंडर प्रक्रिया लगा हुआ है और बहुत जल्दी अब अंदर अंदर क्षेत्रों में अब काम शुरुआत होने वाला है। मेरा दंतेवाड़ा जिला नारायणपुर जिला से और बीजापुर जिला से इंद्रावती नदी के उस पर मेरा विधानसभा क्षेत्र है। उधर सारे रोड, सारे पुल पुलिया सारे स्वीकृत हुआ है और अब तेजी से काम चालू हो गया है। कुछ टेंडर प्रक्रिया में अभी रुका हुआ है, वो भी बहुत तेजी से होने वाला है। और मैं बता दूं, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे अंदरूनी क्षेत्रों में बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया था, स्कूल बिल्डिंगों को गिरा दिया गया था और हमारी सरकार जैसे ही बना अब पूरे अंदरूनी क्षेत्रों में स्कूल बिल्डिंग स्वीकृत हुआ, छात्रावास बिल्डिंग वहाँ बनाया जा रहा है। जितने वहाँ के छात्रावास हमारे शहर की ओर शिफ्ट हुआ था, हम उस स्कूल को पुनः वापस उस गांव में ले जा रहे हैं। जब मैं बता दूं, मेरा विधानसभा क्षेत्र पोटाली जैसा वहाँ कभी कोई नहीं जाता था। मैं पिछले बार विधायक बनने के बाद वहाँ नया साल मनाने गया था। उस समय नक्सली सिलेंडर नहीं किए थे। हमारी सरकार इतना साहस है। और मैं बता दूं, कोई भी सरकार अगर कोई चीज पर कामयाब होना है तो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार में 5 साल में कोई भी नक्सली पर इस प्रकार दबाव बनाने के लिए कि उसके पास किसी प्रकार का कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, जिसके कारण नक्सली बहुत ज्यादा जंगल से शहर की ओर आए थे और शहर में घुस गए थे। हम लोग अपने गांव आना जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इतने डर लोगों में, पूरे शहर के लोगों में डर हुआ करता था। आज हम पूरा यहाँ से हम अपने क्षेत्र भी, अंदरूनी क्षेत्र भी, आज रात को भी हम आराम से चल रहे हैं। और हमारी सरकार, मैं बता दूं, अभी बहुत तेजी से विकास कर रही है। हमारे काम में कोई कमी नहीं है। आज केंद्र सरकार सीधा हमारे अभी ऐसे कार्य योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र का सीधा हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही हमारे दंतेवाड़ा जिला की अब विकास हुआ। इस विकास को 5 साल में पूरा रोक दिया गया था। उसके पहले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सलियों पर बिल्कुल शहर से फिर से जंगल की ओर भगा दिए थे और फिर 5 साल में वो धीरे धीरे शहर की ओर आ गए थे। अब हमारी पारी आई है। हमारी सरकार अभी बहुत तेजी से विकास का काम करने जा रही है। बिल्कुल, ये 5 साल लगता है भारी पड़ गए हैं, जो 16 साल कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार रही है छत्तीसगढ़ पर। आपसे सर मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपने रमन, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, रमन सरकार का भी आपने कार्यकाल देखा है, वरिष्ठ नेता आप हैं। उस समय पर आप वन विकास नगर के अध्यक्ष भी रहे थे, अब आप CSBC के अध्यक्ष भी हैं। जानना चाहेंगे क्या कुछ आप अब चेंजेस देख रहे हैं तब से लेकर अब तक की सरकार में? हम छत्तीसगढ़ का रजतोत्सव मना रहे हैं, 25 वर्ष हो गए। लेकिन सबसे पहले आपका धन्यवाद एशियन न्यूज 21 का, और सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि लगातार हम पार्टी के रूप से और सरकार में जुड़े रहे हैं। 2000 में जब अलग हुआ था हमारा, ये 2021 का आपसे, 2003 में पहली बार डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, जो पहली बार विकास उन्मुख थी। वह पहले चिंता करती थी कि भैया कैसे करना है। छत्तीसगढ़ एक बीमारू और पिछड़ा राज्य था, रत्न गर्भा रहा और प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण रहा। लेकिन इतने सुविधा होने के बावजूद भी एक गरीब राज्य के रूप में हमारी पहचान होती थी। पूरे देश में मध्य प्रदेश का स्थान तो कम रहता, उसमें भी छत्तीसगढ़, उसका फिर बस्तर, पिछड़े जगहों में क्या है, फिर छत्तीसगढ़ राज्य, उसके पिछड़े क्या है, वो बस्तर जिला। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी ने सबसे पहले यह चिंता किया कि सबसे पहले गरीबों को, जो यहाँ के
आदिवासी भाई हैं, गरीब जनता है, सबसे पहले उनको पेट भरना चाहिए। आदमी का पेट अगर भरे रहेगा तो दूसरी चीजों में सोचेगा। हमेशा भूखे रहेगा, एक तो का खाना खाएगा तो दूसरे बारे में नहीं सोच पाता। तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना शुरू की थी, उस बैठक में सौभाग्य से मैं भी उपस्थित था। उन्होंने एक ही बात बोला, अगर मेरे प्रदेश की जनता अगर भूखी सोती है तो मुझे भरपेट खाने की कोई मतलब ऐसी आजादी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी मतलब हक नहीं है। और वो योजना लागू ही, और ऐसी लागू हुई कि रमन सिंह जी का नाम ही चावरवाला बाबा के नाम से पड़ गया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद और छत्तीसगढ़ कुछ शुरुआती क्षणों में आसपास के क्षेत्र छोड़ दीजिएगा, जगदलपुर प्रॉपर जो बस्तर संभाग का एक मुख्यालय है, ऐसे मुख्यालय में भी बीच के जो वार्ड है हमारे, वहां भी बजबजाती नालियां, ना सड़कों का कोई था, बारिश में पानी घरों तक आ जाता था, और विकास के नाम पर लगातार हम ठगे जाते थे। डॉक्टर साहब ने नगरीय निकाय को बहुत ही मजबूत किया, और तात्कालिक रूप से जो परेशानी रही उसको उन्होंने बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही कमिटमेंट साथ पूरा किया। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज होते थे। हम तो कभी सोचते ही नहीं थे कि हमारी महारानी हॉस्पिटल में बस इलाज हो जाए, उतना तक बहुत बड़ी बात थी कि महारानी हॉस्पिटल चले जाएं और इलाज हो जाए, तो वहां एकदम बेटाडिन लगा दिए, कोई तो बहुत ही प्रारंभिक चीज जो आज की तारीख में जो सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में होती थी वही सुविधाएं है जिला मुख्यालय और संभागीय मुख्यालय होने के बावजूद महारानी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहती थी। ऐसे हॉस्पिटल को उन्होंने कायाकल्प करने के साथ साथ